मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते समदोषः समाग्निश्च। धीरे धीरे बोल रहा हूं। हमारे त्रिदोष, हमारे शरीर में 3 बैलेंसेस होते हैं, उनको वात पित्त और कफ कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, है ना। इस तरह से कुछ, एक मिनट, एक कोई प्रतिभागी जुड़ नहीं पा रहे, मैं उनको फिर से उनको भेज रहा हूँ, लिंक भेज देता हूँ। हाँ जी। तो ये तीन, इन तीनों को वात पित्त और कफ कहा जाता है, ठीक है। तो ये वात पित्त कफ अगर सम हो, बैलेंस्ड हो, युक्त हो में हमारे शरीर में, तो इसको हम कहते हैं समदोष। सम का मतलब होता है, सम का मतलब जानते हो क्या होता है? बराबर, बराबर होता है। तो वात कैसा है हमारा? वायु तो नहीं बन रही शरीर में, वायु बन रही है तो कौन, जोड़ों में तो नहीं उसके बबल्स बन रहे हैं। अगर हमारे जॉइंट्स में उसके बबल्स होंगे तो जॉइंट्स में से टक टक कट कट की आवाज भी आएगी। सर्दियों में 2-4 मिनट के लिए आ रही है, सुबह सुबह यदि मान लीजिए आप आसन कर रहे हैं, कठिन व्यायाम कर रहे हैं, कोई पावर योगा करते हैं और कोई आसनों को करते हैं और कोई सूर्य नमस्कार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर कट कट टक टक की आवाज आ रही है, इसका मतलब वात बढ़ा हुआ है और कैल्शियम की थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ गई है, B12 की थोड़ी सी कमी आ गई है और प्रोटीन की भी थोड़ी सी कमी आ गई है। तो व्यक्ति क्या करता है, बिना सोचे समझे दूध पीना, ज्यादा दूध पीना शुरू कर देता है, या फिर दही, या फिर छाछ, या फिर मट्ठा, या ऐसे कैल्शियम की चीजें खाना शुरू कर देता है कि मेरे तो ये चीजें की कमी आ गई तो मैं इसको खाऊं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको उन्हीं चीजों से भरपाई होगी। अब मान लो दूध को पचाने के एंजाइम्स आपके पेट में 10 सालों से पैदा ही नहीं हो रहे, थोड़ा सा आपको मेरी बात अटपटी लगेगी, लेकिन सच्ची बात यह है, क्या करोगे, नहीं नहीं हो रहे, एंजाइम्स पैदा ही नहीं हो रहे। कोलाइटिस है ना, उदाहरण के लिए कोलाइटिस बीमारी होती है, खाना खाया थोड़ी देर में टॉयलेट गए, खाना खाया 2 बार दिन में और टॉयलेट जा रहे हैं 4 बार दिन, ये कोलाइटिस है। संग्रहणी, इसमें 100 बीमारियां आती है। संग्रहणी में कितनी बीमारियां आती बोलो? 100। 100 में से सबके ऊपर अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। किसी के शौचालय में चिकना पदार्थ आएगा, किसी के शौचालय में कम कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार उसको जाना पड़ेगा, है ना। किसी का शौच आने के बाद घर वापस जब अपन कमरे में आते हैं तो अब कमजोरी सी लगने लगी, है ना। और किसी के शौच के बाद उसके चेहरे की जो कांति है ना, वो चली जाएगी, जिसको अपन कहते हैं ना बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब वो आधे घंटा मेरे को कोई काम मत बताओ, अभी मेरे को अभी अभी टॉयलेट से आए हो, अभी क्यों काम बता रहे हो? अरे तो कौन सा बड़ा काम करके आए हो? तो उसके लिए छोटा सा उपाय बीच बीच में बताते जा रहा हूँ, केवल आपको समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े समाधान भी बीच बीच में बताते जा रहा हूँ, नोट करते रहना। उसका एक उपाय जो कि ऋषियों ने बताई, एक स्वस्थ सदवृत्त, स्वस्थ वृत्त की दिनचर्या बताई, वो क्या है? वो कहते हैं जब भी शौच आदि से आप निवृत्त होके आओ, आप बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी, क्या करना, हाथ तो धोते ही हो बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन आपको एक काम और करना है, वो करना है पैर भी धोने हैं। दूसरा काम और करना है, मुंह भी धोना है। तीसरा काम और करना है, कुल्ला भी करना है। ये 3 काम थोड़े से और कर लो, इससे जठराग्नि तेज हो जाएगी, पहला पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय पहले से थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। रही कोलाइटिस की बात, तो दूध को बंद करके खाली पेट एक सेव या खाली पेट एक अनार को खा लो। यदि अनार, वैसे तो अनार सबको सूट करता है, सेव भी सबको सूट करता है, सेव का छिलका उतार के सेवन करना, क्योंकि सेव का छिलका, वैसे तो विटामिन बहुत सारे होते हैं, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि सेव पर भी बहुत सारे केमिकल युक्त जहरीले रसायन लग जाते हैं। तो सेब के छिलके को उतार लेना चाहिए, फिर चबा चबा के खाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। सेब को किसी और चीज के साथ ना खाएं, यदि खा रहे हैं, कोलाइटिस वाले नहीं है तब तो दूध के साथ, और यदि कोलाइटिस वाले या पेट की कोई सी भी समस्या है और कफ की कोई भी समस्या है, तो दूध को सर्वथा बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। कफ, आपका साइनोसाइटिस ठीक नहीं हो रहा, आपके गले से आवाज आने की बजाय हमेशा नाक से ही आवाज आ रही है ना, योग कर रहे हैं फिर भी हो रही है, क्या करना, डेली जल नीति का अभ्यास करना, डेली, विदाउट एनी छुट्टी, कोई दिन छुट्टी नहीं करनी। जल नीति सबको आती है,
नहीं आती है तो आपको सिखाएंगे, आपको वीडियो भेज देंगे, है ना। आती मनीषा जी, है ना, स्नेहा जी, आपको नहीं आती ना, आपको सिखाएंगे। जिनको नहीं आती उनको, वो तो मेरी नियमित कक्षा में है ही कुछ लोग, तो उनको तो सिखाएंगे, और जिनको बिल्कुल सीखनी है वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी जुड़ जाना, सिखा देंगे। एक दिन का काम है कुली। तो ये थोड़ा सा हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, कई कारण होते हैं। तो कह रहे हैं समदोष है, वात को देखो, पित्त को देखो, कहीं पित्त तो नहीं बढ़ा हुआ है। मान लो एसिडिटी पीछा नहीं छोड़ दी, फिर भी कचौरी पकौड़ी, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर आदि आदि का पीछा नहीं छोड़ रहे, चलो ये तो नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पित्त कैसे बढ़ रहा है फिर? पित्त बढ़ रहा है, ज्यादा अदरक खा ली, ज्यादा लहसुन खा ली, ज्यादा प्याज खा लिया, खीरे के साथ छाछ पी ली, छाछ के साथ ककड़ी खा ली, हाँ, दही के साथ, रायते के साथ कुछ ऐसी चीजें खा ली। ये विरुद्ध आहार की बात बता रहा हूँ। खरबूजे के साथ दूध पी लिया, तरबूज के साथ खरबूजा खा लिया, या फिर खरबूजे के साथ दही खा ली, ये सारे विरुद्ध आहार हैं। दूध के साथ नमक, प्याज के साथ दूध, दूध के साथ नमक, प्याज के साथ दूध, दही के साथ खट्टी, तीन तीन खटाइयाँ इकट्ठी खा रहे हैं। पुदीना की भी चटनी डालो भाई, पानी बतासे के लास्ट वाले पानी बतासे में तुम दही में इमली भी डाल दो जी, ये भी डाल दो, सब चीजें चार चार चटनियां एक साथ डाल दो, और फिर ये पूरा पानी भी पिला दो, और फिर एक मीठी पपड़ी और दे दो। ये बड़ा झगड़ा हो गया। तो आपको पता नहीं है छोटी सी चीज जाकर के कितना काम कर जाएगी अंदर। आपको पता है नमकीन या फिर कचौरी पकौड़ी कितने डीप फ्राई करते हैं, कितनी डीप फ्राई करते हैं, है ना। जितनी देर में आपकी सब्जी 5 बार 6 बार 10 बार, मैं कहता हूँ 10 बार पक जाए, उतनी से देर में या उतने गर्म तेल में एक बार कचौरी बनती है, एक बार। और वो भी पूरी लाल नहीं होती, उसको भी अगर पहले निकाल दो तब जा करके। आप सोच के देखो, वो कचौरी अपन खा रहे हैं जो 5 दिन तक एक कचौरी पच नहीं सकती, वो तो ऐसे ही निकलती है। पचना तो बहुत बड़ी बात है, आप तो चबाते नहीं हो, पचना तो बहुत बात की बात। चबाएंगे जब ना, जब उसमें कुछ रस होगा, इसमें रस कहाँ है? तो सारी तली हुई चीजें हैं, रस कहाँ होगा उसमें? रस किसमें होता है? जो जमीन से डायरेक्ट उगी हुई होती है। कैसे? जैसे कल एक अंकुरित का उदाहरण बताया था ना, फाइबर चाहिए कब्ज को ठीक करने के लिए। फाइबर फूड कितना लेते हैं बताओ? नहीं लेते, नहीं लेते ना। आपको सत्य बता रहा हूं, आप सब लोग एक दो को छोड़ दो, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोग हफ्ते में तला हुआ खा ही जाते हो, है ना। खा लेते हो ना हफ्ते में तला हुआ। तो हफ्ते में भी तला हुआ नहीं खाना। आपको अगर पेट को सही रखना है तो 6 महीने का व्रत कर लो। ये समझो कि महीने में एक ही बार तला खाएंगे बस, ये व्रत कर लो भाई, 6 महीने में कुल 6 बार, और वो भी संयमित रूप से, ठीक है। एक और व्रत कर लो, कौन सा? कि मुझे खट्टे पदार्थ नहीं खाने, खट्टे पदार्थ नहीं खाने, ये साफ लिख लो, नहीं तो पेट कभी ठीक नहीं होगा। मुझे मीठे पदार्थ 6 महीने में नहीं खाने। खाना है तो कौन सा? गुड़ वाला मीठा खाना है या धागे वाली मिश्री वाला मीठा खाना है, बस। तीसरा कोई मीठा नहीं खाना। अभी शादियों में जाओगे या होके आए होगे, एक प्लेट में खूब सारी जलेबियां भी होती है, इधर गुलाब जामुन खा लिया, इधर मालपुआ, इधर दाल का हलवा, और इधर गाजर का हलवा, और लास्ट में कॉफी भी टेस्ट कर ली, फिर पान खा के आ गए, गोला दिख गया तो वो भी खा लिया, और भगवान जाने क्या क्या खा लिया। और वो एक ही दिन में ऐसा हिसाब बराबर किया जो 3 महीने तक नहीं कर पा रहे थे। वो सारा जैसे कोई कल सारा दुनिया में अकाल पड़ जाएगा, सारा एक ही बार में खा लिया। ये, और बोल समझ क्या रहे अपने आप को स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, की एक क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो खाया, इससे क्या होता है? अरे जीने के लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या? ये ऐसे जिए तो फिर जी गए। अरे सब कुछ खाओ, किसने मना किया है? लेकिन आपके अनुकूल हो, पहले आप पेट को अच्छा रख लो, 2-3 महीने थोड़ा व्रत करके इसको ठीक कर लो, फिर दुनिया की सारी चीजें खाना जितनी भी शाकाहार में बनेगी, ठीक है। अब देखो, बीमार वात पित्त कफ की वजह से होते हैं, तो कफ के लिए भी बता दिया। तो समदूष समग्निश्चय समधातु मल प्रिय है। तो सम दोषों को थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने आपको। तो वो डिटेल में समझने के लिए आपको वात पित्त कफ समझ में आने चाहिए। आपका शरीर किस प्रकृति का है? वात पित्त का है या पित्त कफ का है, कि कफ पित्त, कफ वात का है, कि केवल वात का है, कि केवल पित्त का है? आपको कफ बना ही रहता है क्या हमेशा का? आपको क्या पेट में एसिडिटी बनी ही रहती है या गैस बनी ही रहती है? गैस अलग चीज है, वात का रोग है, और पित्त अलग चीज है। एसिडिटी जो अलग चीज है वो पित्त का रोग है, ध्यान रखना। कुछ लोग गैस और एसिडिटी दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर समझ लेते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गैस कैसे निकलेगी और एसिडिटी कैसे निकलेगी, समझाऊं?
उदाहरण के लिए समझ लो, भुजंग आसन यदि करेंगे तो एसिडिटी रिलीज होगी। बाइल कहते हैं अंग्रेजी भाषा में पित्त, ठीक है, बाइल रिलीज होगा, किससे होगा? भुजंग आसन से। देखना, मैं थोड़ी मेरी स्क्रीन बड़ी करता हूँ, आप भी मेरी स्क्रीन बड़ी कर दो। ये है भुजंग आसन। श्वास पूरा भर के पूरा ही ऊपर उठा, जब तक डकार नहीं आवे तब तक ऊपर उठाकर रखो, या फिर बार बार ऊपर उठाते और नीचे लाते रहो जब तक डकार नहीं आवे। इसको क्या कहते हैं? एसिडिटी रिलीज होना। और पवन मुक्तासन, वो वायु को, गैस को रिलीज करता है। वो कैसे होता है? देखना, गैस और एसिडिटी। अभी देखो मेरे को एक डकार आ गई, हालांकि मेरे को एसिडिटी नहीं है, लेकिन जो भी वायु अंदर रहती है ना स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी, वो भी तुरंत भुजंगासन करने से बाहर निकल। ये पवन मुक्तासन है। खूब दबाओ, इससे पेट दबे, पेट दबते 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 खूब दबाओ, श्वास बाहर छोड़ो, पेट को पिचका, और अपान वायु निकल जाएगी, गुदा द्वार से निकलेगी। नहीं हो रहा तो पेट पर और दबाव डालना है, तो इसको उठा लो, इसको उठा, और दबाव डालना है, इसको झुका। तो जिसके गैस गैस होगी ना वो निकल जाएगी, और एसिडिटी जिसके थी वो भुजंगासन से निकल, भुजंगासन से नहीं निकल रही। और अगर पवन मुक्तासन से नहीं निकल रही, समझो कि आप में से कुछ कहेंगे ये तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो इसका एक एडवांस वर्जन है। एक को तो यूं पकड़ो और एक को उठाओ, और एक को घुमाते रहो, और एक को यूं पकड़ कर यूं लगा, तो श्वास बाहर से पूरा घुमाते रहो। ऐसे इधर से कर लो, ऐसे विपरीत चलो, कैसे नहीं निकलेगी? तुरंत आवाज आएगी। अब मान लो, प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको संकोच मत करना। दोनों पैरों में फासला रखना, और दोनों हाथों को ऐसे लगा, श्वास पूरा करके, और श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद ऐसे कंधे के ऊपर से पीछे ले, वापस आ जाओ, फिर श्वास पूरा करके, फिर श्वास बाहर, कंधे के ऊपर से पीछे। ये दोनों के एडवांस एडवांस बताए, इन दोनों को ही करना। एक दूसरा, एक उभय क्रिया है, उस उभय क्रिया को आपको कल बताया तो था, आज फिर बता रहा हूं। उसका नाम है अग्निसार। अग्निसार पता है? एसिडिटी को भी ठीक करती है और गैस को भी ठीक करती है, दोनों को रिलीज करने का काम करती है। एसिडिटी को ऊपर धक्का देती है और गैस को नीचे धक्का देती है। पेट में बीच में जगह बनाती जाती है, पेट को क्या करते हैं? आगे पीछे चलाते हैं। अब जिसके कई समय से समस्या है वो सोचे भी 2-4 दिन में मैं ठीक हो जाऊं, तो वो तो देखो सपना है। जिसके काफी वर्षों से पेट की समस्या चल रही है, उसको कम से कम 2-4-6 महीने टिकना चाहिए योग में। धीरे धीरे करके 15-20 दिन में असर दिखने लगता है, महीने भर में थोड़ा और सबकी क्या रिस्पॉन्स वैल्यू शरीर की अलग अलग होती है ना, तो रिस्पॉन्स वैल्यू कैसी है हमारे शरीर में? सबकी अलग अलग है। किसी के कान जल्दी ठीक हो गया लेकिन पेट धीरे ठीक हो रहा है, किसी के पैर जल्दी ठीक हो गया लेकिन हार्ट सिर का दर्द थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो सबके अलग अलग स्थितियां। तो समदोष समाग्निश्च, एसिडिटी के और गैस के दोनों आसनों को लिख कर रखना। एसिडिटी के कौन से आसन है? 2, भुजंग आसन और तिर्यक भुजंग आसन। इसको रोज करना है, छोड़ना कभी नहीं है। अभी मैंने बताए हैं, थोड़ी देर में करवाएंगे। जिनको खाना खाए हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं वो मेरे साथ करना अभी थोड़ी देर में। पहले अपना ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए, फिर प्रैक्टिकल चलाएंगे। और फिर उसके बाद गैस के 2 आसन कौन से? एक पवन मुक्तासन और एक पवन मुक्तासन चक्रिकासन। पवन मुक्त चक्रिकासन क्या है? पवन मुक्त चक्रिकासन। ठीक है, दोनों आसन लिखो। 5वें 6ठे दिन परीक्षा लेंगे तो उसमें भी आप लिख पाओगे, और जिंदगी में हमेशा वैसे भी याद रहने की डेली करने वाली क्रियाएं हैं। और पवन मुक्तासन का झूला भी इसमें अपन ने झूला, क्योंकि स्पाइन भी अच्छी रहना सबकी जरूरी है। स्पाइन अच्छी नहीं रहेगी तो आप न तो आगे
अब देखो इसमें स्पाइन के भी दोनों के दोनों एक्सरसाइज हो गई। स्पाइन हमारी भुजंगासन में यूं घूम गई और पवन मुक्तासन में यूं घूम गई। तो दोनों तरफ से स्पाइन की मसाज हो गई, स्पाइन के साइड के बहुत सारे मन के उनकी मसाज हो गई, बहुत सारे बिंदुओं की होगी, पीठ की पूरी मसाज होगी। ठीक है, तो समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय समाग्नि, सम अग्नि, अग्नियां हमारी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। और सम अग्नि का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारे शरीर में अग्नियां, कितनी कितनी अग्नियां, पहला पहला पहली है क्या है, बोलो पहले तो पढ़ी है, स्नेहा जी बोलो, याद है, भारती जी बोलो, याद है, नहीं पढ़ी। चलो 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। पहली होती है, दो कैटेगरीज को देख लो, पहली होती है भूताग्नि, जो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना ना, उन पंच महाभूतों की अग्नियां होती है, इनके बैलेंसेस होते हैं। तो पंचभूताग्नि, क्या लिखते हैं, पंचभूताग्नि, अग्नि की अग्नि, जल की अग्नि, आकाश की अग्नि, पृथ्वी की अग्नि और वायु की अग्नि, ये पांचों ही हमारे शरीर में होती है। इनके बैलेंसेस को भी हमें ठीक करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा, पृथ्वी चिकित्सा। पृथ्वी चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा करते हैं ना, वायु चिकित्सा में कपड़े खोल करके वायु में वायु सेवन करवाते हैं, शरीर के सारे सारे जितने भी हमारे रोम छिद्र है ना, उनसे वायु अंदर प्रवेश करती है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन कौन सी वायु और कौन से मरीज को कौन सी वायु सेवन करनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, वहां पर एक जानने योग्य बात है ना। फिर सूर्य चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा किस में आती है, अग्नि चिकित्सा में आती है। तो अग्नि जिस जिस भी पदार्थ से निकलती है ना, जैसे एक तो डायरेक्ट अग्नि होती है, अब अग्नि का सेवन कैसे करते हैं, देखो एक अग्नि का सेवन होता है सूर्य से, एक अग्नि का होता है साक्षात अग्नि से। ठीक है, तो साक्षात अग्नि कैसे सेवन की जाएगी, सामने से, और सूर्य की अग्नि कैसे सेवन की जाएगी, पीछे से। ठीक है, उन लोगों का पेट कभी ठीक नहीं होगा जिन, और सिर भी मतलब बाल भी जड़ते जाएंगे और पिंपल्स भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो लोग सामने से अग्नि को यानी सूर्य को सेवन करते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रकृति और पित्त हो जाती है, और वो कितने ही इलाज करते जाएं, वो सूर्य की चिकित्सा उनको लेना नहीं आ रही, इसका मतलब, है ना। तो सूर्य को कैसे सेवन करना, पीछे से सेवन। भोजन के बाद जो व्यक्ति, या भोजन के समय, चलो भोजन के समय तो थोड़ी देर धूप में बैठ के खाना खा लो, लेकिन भोजन के बाद भी आधा पौन घंटा धूप में लेटा ही हुआ है, तो उसकी जठराग्नि खराब हो जाएगी, जिंदगी में कभी किसी दवाई किसी योग से ठीक नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अभी अगर बिगड़ गई है, अगर हमने पिछले इतिहास में कुछ गलतियां की हैं मान लो, तो हमें इस बातों से बचना है, भोजन के तुरंत बाद धूप में बोलो नहीं बैठना, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि भूल जाते हैं। और भोजन के तुरंत बाद पढ़ना नहीं है कुछ भी, आधे घंटे तक कुछ भी नहीं पढ़ना, भोजन के तुरंत बाद नहीं लेटना। भोजन के तुरंत बाद क्या करना, जैसे मैं अभी वज्रासन में बैठा हूं, इस प्रकार से यहाँ तो वज्रासन में बैठ जाना 10 मिनट, और उसके बाद दोपहर का भोजन है तो थोड़ी देर 20-25 मिनट लेट जाना बाई करवट, और यदि रात्रि का भोजन है तो 10 मिनट वज्रासन में बैठने के बाद 10 मिनट टहल लेना, एड़ियों को जमीन पर रख करके टहलना, ये ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं, पूरा पैर रखते हैं और बतियाते बतियाते टहलते, बात नहीं करना, ईयरफोन नहीं लेके जाना। 1 2 3, आपकी स्पीड हो सकती है ज्यादा, मध्यम स्पीड से चलो, लेकिन कैसे रखा जाएगा पैर, देखो 1 ये 2 1 2, एड़ी जल्दी नीचे रखने से, पहले नीचे रखने से छोटी आंत का भोजन बड़ी आंत में नीचे उतरता है, और जैसे वो उतरेगा तो पाचन क्रिया जल्दी शीघ्रता से पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि रात को सूरज तो होता नहीं है, और यहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव भी बैठे हुए जो लोग सब जानते हैं फिर भी 9 बजे भोजन करते हैं। हाँ, और सब जानते हैं, सब जानने का मतलब उनको पता है रात्रि के भोजन का समय कैसा होना चाहिए, रात के सोने से 3 घंटे पहले होना चाहिए। फिर भी ये नहीं आता जी, इसके साथ करेंगे, वो नहीं आता, मेरे पति नहीं आते, मेरा बेटा नहीं आता, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। आपका स्वास्थ्य आपके साथ में है कि कोई और ठीक करेगा, ये बताओ। वो आपके लिए दवाई के लिए पैसे ला सकता है, चलो आपको अस्पताल ले जा सकता है, रिपोर्टें करा सकता है, लेकिन ठीक होना तो प्राथमिक अधिकार है, वो तो आपको आपकी जागरूकता से ठीक होना पड़ेगा ना। वो बाद में खाएगा तो वो बीमार होगा, आप भी बाद में खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। आप क्या चाहते हो, फैमिली हेल्थ हमारी खो जाएगी, नहीं खोनी चाहिए। वो नाराज होता है कितने दिन होगा,
ये नाराज होती है, कितने दिन होगी। आप ये सोचो कि आप रोटी के लिए ही तो जी रहे हो, या जीने के लिए रोटी खाते हो। देखो ऐसा है, जो भागा दौड़ी होती है ना, वो सारी खाने के पीछे होती है। ये सब बताओ, अगर आपको भूख लगना बंद हो जाए तो आप पैसे कमाना छोड़ दोगे, पक्की बात। सही कह रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा खर्चा दूसरी सुविधाओं में होता है, खाने में बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जुटाता व्यक्ति खाने के लिए ही है। ठीक है, बस आहार विवेक नहीं होता उसको, क्या खाना, कब खाना, मेरी प्रकृति क्या है, क्या खाना, किसके साथ खाना, कौन सी ऋतु में कौन सा खाना। इसीलिए मंत्र के अर्थ में कहा भी है, हित भुक ऋत भुक मित भुक वे, सदा अन्न का दान करें। कुछ रोग ऐसे होते हैं, जो रोग कर्मज होते हैं, जो डिजीज कर्मज होती है, आयुर्वेद कहता है। कर्मज मतलब हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के फल के रूप में भी इस जन्म के रोग मिलते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपके मन में भी कई सारे सवाल आते हैं कि फलाना व्यक्ति तो सब कुछ खाता है, उठपटांग खाता है, नशे भी करता है, फिर भी स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, उसको कोई बीमारी भी नहीं है, वो सुबह सुबह पेट भी उसका बढ़िया साफ हो जाता है, याददाश्त भी अच्छी है, क्या बात करते हो, उसकी उम्र भी खूब है, ताकत भी बहुत है, ऐसे सोचते हो, नशे भी खूब करता है। और आप ये सोचते हो कि हम मैं फलाने व्यक्ति को भी जानता हूँ, या हम खुद भी ऐसे कि हम तो सारे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी देखो हमारा शरीर खराब है। ऐसे भी मन में आप लोगों के सवाल आते होंगे, सबके ही आते हैं, स्वाभाविक बात है। ठीक है, आते हैं कि नहीं, बोलो गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, आते हैं ना। तो इसका एक कारण दार्शनिक कारण भी है। जो लोग ग्रंथों को, सत्य को, संस्कृत को, ऐसे वेद को आदि को जानते हैं, तो इस सिद्धांत को जानते हैं कि कर्मज रोग भी होते हैं हमारे जीवन में, जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से हमें रोग पीछा नहीं छोड़ रहा। 10% लगभग, मैं मेरे अनुमान से बता रहा हूँ, ये शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन शास्त्र में तो ये लिखा है कर्मज रोग होते हैं। तो 10% लगभग कर्मज रोग भी होते हैं। लेकिन अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण से रोग मुझे भोगना पड़ रहा है? पता तो नहीं लगेगा। आपको इलाज तो सबका ही कराना चाहिए। ठीक है, वो फिर क्या होता है, एक समय आने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। सारी दवाइयां बंद भी कर दो तो भी अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वो कर्म भोगा जा चुका होता है। ठीक है, तो कर्मज रोग जो होता है वो भी होता है। तो क्या कह रहे हैं, समदूष सम अग्निश्च, तो सम अग्नि, हमारी अग्नियां कितनी, पहली बताई पंचभूताग्नि, जिसमें 5 अग्नियां हो गई, वायु की, आकाश की, जल की, अग्नि की और पृथ्वी की। अब जिनको गैस की, पेट की, कब्ज की ऐसी समस्याएं हैं, या फिर एसिडिटी की समस्या है, हाँ, पाचन का अच्छा नहीं चल रहा, सही समय पर जब फ्रेश होना चाहिए तब नहीं हो पा रहे, तो पृथ्वी चिकित्सा करिए। पृथ्वी चिकित्सा कैसे, प्राकृतिक चिकित्सा में तो दूसरा बाद में बताऊंगा, लेकिन योग मुद्रा की चिकित्सा बता देता हूँ। देखो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये अग्नि तत्व, ये वायु, ये बोलो आकाश, ये पृथ्वी और ये जल, है ना। ये पंच तत्वों का 5 रिप्रेजेंटेशन करने वाली उंगलियां हैं। तो जिनको वजन घटाना है, जिनको टमी लूज करना है, जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं चल रहा है और जिनको एसिडिटी हो रही है, वे सभी लोग अपने पृथ्वी मुद्रा का को लगाए। अब इसमें एक कंडीशन है, पृथ्वी मुद्रा देख रहे हो, बाकी उंगलियां सीधी, और ये रिंग फिंगर अपने अंगूठे। अब इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, ये बहुत सारे और भी काम करती है। क्या क्या करती है, ये बढ़े हुए वजन को घटाती है, पहला, जिनका वजन घट नहीं रहा, किसी भी कारण से नहीं घट रहा। दूसरा, जिनका वजन बढ़ नहीं रहा, हाँ, उन लोगों के वजन को बढ़ाती भी है, ध्यान रखना, यानी बैलेंस करती है। लेकिन किसी को केवल वजन घटाना है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, वो घट ही नहीं रहा, मुझे और इफेक्टिव चीज बताओ, तो इसी को अंगूठे की जड़ में लगा देना। इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। ये सूर्य चिकित्सा के अंतर्गत भी आती है और पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत भी आती है। ध्यान से देख लेना, मैं मुद्राएं कोई बहुत सारी तो नहीं बता रहा, लेकिन इतनी बता रहा हूं कि आपको ठीक कर देगी। अगर आपने रोज 10 मिनट से लेकर 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे प्रतिदिन अगर कर लिया, अब जरूरी नहीं है एक समय में आप कर पाओ, हो सकता है 2 टुकड़ों में कर लो, हो सकता है 3 टुकड़ों में कर लो, 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा जरूर कर। भले आप किसी से बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, या ऑनलाइन कक्षा में हो, अथवा जिसको अपन क्या कहते हैं, टीवी भी देखते हैं ना काफी काफी देर, तब भी अपन ऐसे लगा सकते हैं।
ये राइट में लगाई, मान लीजिए एक मुद्रा है वायु मुद्रा। ये क्या करती है, गैस की प्रॉब्लम को दूर करती है। गैस होती है ना, जो अभी पवन मुक्तासन से बताई थी दूर होना, तो गैस की प्रॉब्लम को दूर करती है ये वायु मुद्रा। समझ में आ रही है? अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से दबा दिया और इसको अच्छा खासा प्रेशर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि आप 1 घंटा टिका सको, इतना प्रेशर मत देना। ठीक है, ये फिट हो गया। अब इस वायु मुद्रा से शरीर के दर्द तो ठीक होते ही है। मान लीजिए आपके लेफ्ट साइड में दर्द है तो राइट साइड से मुद्रा लगा लो, राइट साइड में दर्द है तो लेफ्ट साइड से मुद्रा लगा। तो ये विपरीत अर्थक है, विपरीत काम करती है। जैसे योगासन क्या करते हैं, इंद्रियों पर प्रधानता रखते हैं, इंद्रियां उसमें प्रधान होती है, सारी इंद्रियों को अच्छा बनाते हैं योगासन। ठीक है ना? जैसे एक सूक्ष्म क्रिया कर दी, मान लो आपके, आप चाहते हो मेरे को झुर्रियां नहीं पड़े, है ना, आप चाहते हो मेरा चेहरा अच्छा खिला हुआ ओजस्वी तेजस्वी दिखे, तो क्या करना, मुंह बंद कर लेना और हवा अंदर से धक्का देना। और इस क्रिया को 3 4 5 10 बार रोज करना। ठीक है, इससे आंखें, नाक, कान और माउथ कैविटी, इनकी सबके डिसऑर्डर से हम बचे रहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हमारे अंदर झुर्रियां नहीं पड़ती, चेहरा ओजस्वी तेजस्वी दिखता है, अच्छा दिखता है। ठीक है, एक, अब ये वायु चिकित्सा का एक प्रकार बताया मैंने आपको। वायु चिकित्सा में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये वायु बहुत, एक कर्ण रोगांतक प्राणायाम में वायु चिकित्सा है। क्या है, नाक बंद, मुंह बंद और सारा प्रेशर कान की तरफ, ऐसे करके देखो। अभी के अभी कानों में से हवा, हल्की सी हवा निकलेगी। अंदर से प्रेशर दो, गाल फूल जाएंगे। कानों से की तरफ से वायु धक्का देगी, लगता है थोड़ा सा महसूस हुआ? सामान्य रूप से किसी का कान बंद हो गया हो ना, तो काफी हद तक तो इसको करने से तुरंत खुल भी जाता है। अब बहुत भयंकर ही बंद हुआ हो तो नहीं खुलता, लेकिन सामान्य रूप से तो खुल ही जाता है। ठीक है, सम समाग्निश्चय, तो ये 13 प्रकार की अग्नियां, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि। सप्त धातुएं हमारे शरीर में होती है, कौन कौन सी होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। चित्रा जी को तो याद होगा पूरा, याद है जी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। फिर से बोल रहा हूं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस पता है, लिम्फ को कहते हैं, रक्त ब्लड को कहते हैं, मांस पता है, मांस तो किसको कहते हैं सब जानते हो, और मेद पता है, फैट को कहते हैं मांस मेद। अस्थि, अस्थि यानी बोन, मैरो, मज्जा बोन मैरो, और शुक्र सीमन या ओवम। ठीक है, समझ गए? चलें आगे। तो ये सप्त धातुएं कहलाती है आयुर्वेद में। इन सप्त धातुओं की भी एक अग्नि होती है, इन सातों की भी क्या होती है, अग्नि होती है। ये सातों डिफरेंट होती हैं, इनकी अग्नियां अलग अलग होती है, उसको सप्त धात्वाग्नि कहते हैं। और 13वीं प्रकार की अग्नि होती है जठराग्नि। जठर संस्कृत भाषा में पेट को कहते हैं। और पेट में जब आपको भूख लगती है ना, तो पेट में एक अग्नि जलती है, जलती है कि नहीं जलती? भुजंगासन, नौकासन, अग्निसार, ये करते करते, या उत्थित पद्मासन, ये करते करते क्या होगी, ये कपाल भाती करते करते अग्नि जलेगी। और ऐसे ऊपर मान लो उठा लिया आपने, तो आपके अंदर क्या जल जाएगी, अग्नि तेज हो जाएगी। अग्नि तेज हो जाएगी तो आपका पाचन तंत्र सक्रिय हो जाएगा, जिसकी टमी है वो टमी धीरे धीरे घट जाएगी। हाँ, ऐसे प्रयास करके देखा करो, यही प्रैक्टिकल सत्र है, इन्हीं में होगा। वैसे अकेले में आप करोगे नहीं करोगे पता नहीं। करने में तो बहुत सारी चीजें हैं। एक जब अग्नि को एक और सक्रिय करने वाली एक और आसन है। एक पैर, दोनों पैरों को देखो सामने रखा, हाँ, एक पैर को सामने सीधा कर लिया और एक पैर को उठा करके गर्दन पर रख लिया, पीछे कर लिया, हाथ को उठा लिया, हाथ को उठाकर जोड़ लिया, चाहे तो इसको यूं उठा करके गर्दन धीरे धीरे करके वापस लिया। इस तरह से यह पाद स्कंद आसन कहलाता है। ये क्या करता है,
एक तो हमारी रीढ़ की हड्डी को बलवान बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, और उसके अलावा हमारी पेट की अग्नि पर बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जिसके कोई समस्याएं हो तो ये किसी की देख रेख में करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कठिन आसनों में आता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पैर, फिर दोनों पैरों से एक गर्भासन होता है। अलग अलग आसनों को अलग अलग रोगों में कब कब किया जाए वो थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहला समदोषः समाग्निश्च, 13 प्रकार की अग्नियां हो गई, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और एक जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि को अंग्रेजी भाषा में समझाऊं तो इसके आसपास का शब्द है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट, है ना, या हिंदी भाषा में बोले तो चयापचय। संस्कृत में जठराग्नि और हिंदी भाषा में चयापचय दर या चयापचय क्रिया। ठीक है, तो ये सब कैसे बिगड़ जाती हैं उसका अभी कारण बताऊंगा, उसको फिर कारण को ठीक करने के कुछ आसन बताएंगे। तो क्या बात चल रही थी, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। मलक्रिया, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारे पसीना पूरा आना चाहिए, हमारे को मल और मूत्र संतुलित होना चाहिए, बंधा हुआ मल आना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को, बहुत दुर्गंध वाला नहीं होना चाहिए, 1-2 मिनट में रिलीज हो जाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति 2 बार मल त्याग के लिए जाए, मल त्याग के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ जाए, घटे नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, मल में बहुत सारा जल का तत्व ना निकल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें मल त्याग के समय की बातें होती है जो कि आज तक बचपन से स्कूल से यूनिवर्सिटी तक आपने ना तो पढ़ी है ना जानी है। मल त्याग के समय में हमारा बायां पैर इंडियन टॉयलेट पर बैठने की कोशिश करें, बाएं पैर पर जोर लगाएं, दांतों को थोड़ा बीचे, मुंह खोले नहीं, बीच कर रखें, है ना। ये थोड़ी थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमारा कब्ज दूर हो जाता है। तो कब्ज दूर हो जाएगा निश्चित रूप से हमारा अच्छा, पेट जब अच्छा हो जाएगा तो दिमाग भी सही हो जाएगा। जिनको गर्मी की समस्या ज्यादा नहीं है वे लोग अभी 1 महीना और है, अंजीर को गर्म करके अपने दूध में और उसको 1-2 अंजीर को चबा चबा खाया करो, ऊपर से आधा कप दूध ले लिया करो। जिनको समस्या नहीं है गर्मी की, कुछ लोग क्या गर्म चीजें खाते हैं, पाइल फिशर फिस्टूला तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं। या फिर जिनको दूध पीने के लिए मना है, मान लो अभी मैं जैसे दूध पीने के लिए किन किन्हीं पेशेंट्स को मना कर रहा था, तो वो लोग क्या करें, दूध ना करें, दूध में गर्म जरूर कर ले अंजीरों को, और उस दूध को किसी और को पिला रहे हैं पिला दो, लेकिन उन अंजीरों को चबा चबा के खा जाए। 3 से 4 अंजीर खा जाओ, अगर कब्ज बहुत भयंकर रहती है तो 3 से 4 अंजीर ले लो, और आधा चम्मच गुनगुना करके क्या लेना, बादाम का तेल, बादाम रोगन होता है ना, उसको ले लो। सर ये कब खाना होगा? रात को किस सोने के समय, सोते समय? ओके सोने से 10-15 मिनट पहले मतलब। ठीक जी है, जी। और उसके अंदर अंजीर के अंदर थोड़े थोड़े दाने आएंगे, उनको चबा चबा करके खा लेना, उनको निगलना नहीं। ठीक है, जैसे अमरूद के दानों को चबाया नहीं जाता, क्या किया जाता है, निगला जाता है या थूका जाता है। अभी अमरूद भी नहीं खाना आता ना अपने को, इसीलिए अपने को पता नहीं है, अभी सारी चीजें ऐसे लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं। अमरूद के दानों को चबाने से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अमरूद के दाने आते तो है देखो मुंह में, या तो निगल जाओ या मुंह में रख के थूक दो, लेकिन चबाना नहीं, ये ध्यान। अमरूद का गूदा चबाया जाता है, वो अपने को, अगर अमरूद का सीजन है तो अमरूद में अदरक का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और काले नमक का पाउडर डाल करके सुबह सुबह 2 से 3 अमरूद खा लो, नाश्ते में खा लो, 5-7-10 दिन ऐसा कर लो, हमारी कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक ठीक हो जाएगी, लगभग पूरी ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, हो गई 4 चीजें। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। रामलीला में हनुमान जी उड़ने का रोल कर रहे थे और आके धराम से नीचे गिर पड़े, पूरी टीम चिंता में आ गई अभिनय अभिनय की कि क्या हो गया, अब हनुमान जी को होश में कैसे लाए। खूब सारे डॉक्टर्स को इधर उधर सबको दिखाया, जो उनके पास मेडिकल टीम में डॉक्टर होता है उसको दिखाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि हनुमान जी को होश में लाएं कैसे। लेकिन फिर कोई एक वैद्य थे, हकीम थे, उन्होंने बताया, बोले जी हनुमान जी के चेहरे पर, उनके पूरे शरीर पर आपने जो लाल रंग चिपका रखा है उसको हटाओ। जैसे उसको हटाया 2 मिनट में हनुमान जी के होश आ गए, कोई दवाई नहीं और कोई कुछ नहीं। फिर वैद्य जी से पूछा तो वैद्य जी ने, हकीम जी ने बोला कि हमारा पूरा शरीर जो है ना वो श्वास लेता है,
तो इसीलिए आप लोगों ने क्या किया था, इनके श्वास के तंत्र को बंद कर दिया था लगभग, थोड़ी देर और नहीं करते तो मर भी जाते, पूरी तरह से मूर्छित हो चुके थे। तो जैसे ही रंग उतारा, हनुमान जी को सांस में सांस आई, क्योंकि हर छिद्र से व्यक्ति क्या लेता है, श्वास लेता है। समझ में आई? नाक से तो अभ्यास हो जाता है, चेहरे से तो अभ्यास हो जाता है, इसीलिए इस पर व्यक्ति वस्त्र नहीं ओढ़ता, ये नंगे ही रहते। लेकिन अगर पूरे शरीर में व्यक्ति अभ्यास करे तो क्या होगा, उसको पूरे शरीर में ठंड नहीं लगेगी, है ना। तो गर्मियों में जब भी अपने कमरे में, अपने घर में अकेले हुए, अथवा एक एक दो लोग जो भी अपने निकट के हैं उनके सामने एक दो वस्त्र में रहें बस, बाकी आप सारे वस्त्रों को त्याग, मतलब गर्मियों में अपने घर में खिड़की से तो हवा आती होगी, इतना ताजा हवा का सेवन करें, शरीर को अधिक से अधिक खोल करके रखने का प्रयास करें जब भी आपको अवसर मिले। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे वस्त्र भी नहीं ओढ़ने चाहिए, उससे भी व्यक्ति बीमार और कच्चा हो जाता है उसका शरीर, ये ध्यान रखना है ना। अभी सर्दियां है, क्या करते हैं, एक स्वेटर पहन के जाने की क्या जरूरत है, वहां दो तीन भी पहन जाते हैं, पता नहीं ज्यादा हुई तो, इससे हमारा शरीर कच्चा हो जाता है। वो कच्चा शरीर मत करो। अब हम खुद ही कोशिश करो ठंडे जल से स्नान करने का, सामान्य जल से स्नान, हर बार जरूरी नहीं है आप गर्म जल ही करो, आपके घर में सुविधाएं हैं, गीजर है, सब है, हमारे घर में भी है, लेकिन कोशिश करो कि गीजर से भी अगर निकाले तो सामान्य वाला जल निकले, गर्म नहीं निकाले, है ना। फिर थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो फिर जैसा टंकी में आ रहा है ऐसा, अभी एक दिन में पहलवानी नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो समाग्निश्च समधातु मलक्री प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। और क्या बताया, ये तो सारी शरीर की चीजें बता दी पहली लाइन में, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। अब दूसरी लाइन में बोल रहे प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, बाकी के तीन स्वास्थ्य दूसरी लाइन में बता दिए, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिया, प्रसन्न मन, स्वस्थ इति अभिधीयते। आत्मिक, बौद्धिक और कौन सा, मानसिक स्वास्थ्य बताया था ना। तो आत्मिक, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, इंद्रिया यहाँ पर बौद्धिक स्वास्थ्य की प्रतिनिधित्व करती है ना, और आत्मा बता ही रहे, और मन, ये तीनों भी स्वस्थ होने चाहिए। शरीर से स्वस्थ है लेकिन दूसरे की साइकिल की हवा निकालने की और दूसरे का बुरा करने की सोच रहा है, दूसरे के कंप्यूटर में वायरस से उसकी विंडो फॉर्मेट करने की बुरी 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 नजर रखता है, दूसरे की चीज चुराने की नजर रखता है, तो क्या है, उसका आत्मा, उसका बौद्धिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बेचारा बीमार। ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर दया करनी चाहिए, लेकिन जब वो आदतन हो जाए तो उसको थप्पड़ मार देना चाहिए। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आदतन होना चाहिए, तो ऐसे लोगों से उसको इग्नोर करना चाहिए ना। महर्षि पतंजलि जी क्या कह रहे हैं, एक सूत्र कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। मन की प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं, सुनना ध्यान पूर्वक, इधर फिक्स कर लेना कैसेट की तरह। वो कह रहे हैं संसार में चार प्रकार के लोग होते हैं, अगर आपको इस संसार में जीना है, अच्छा जीना है, और चित्त यानी मन को प्रसन्न रखकर जीना है, तो क्या करना, मैत्री करना, मित्रता करना, कैसे लोगों से, सुखी लोगों से, है ना। और दया करना, करुणा करना, मैत्री करुणा, करुणा करना किसके ऊपर, दुखी लोगों के ऊपर। और मुदितो उपेक्षा नाम, मुदिता प्रसन्न होना, अच्छे और पुण्यवान विद्वान लोगों को देख करके, जो लोगों का भला करते हैं ऐसे लोगों को देख कर क्या होना, प्रसन्न। और फिर चौथा बताया उपेक्षा नाम, जो अपुण्य पापी लोग हैं उनकी उपेक्षा करना, उनको तवज्जो नहीं देना, उनकी उपेक्षा करना, उनकी हर हर बात की प्रतिक्रिया देना, इसका मतलब वो सोचेगा कि मुझे नोट कर रहा है, मेरा कुछ तो वैल्यू है, तो ऐसा कभी नहीं, उसको उपेक्षा, इग्नोर करो, उपेक्षित करो ऐसे दुष्ट लोगों को। अब दुष्टों से झगड़ा करने बैठोगे तो आपका वर्तमान जीवन खराब हो जाएगा, आपकी ऊर्जा जो आपकी रचना में, आपकी उन्नति में लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी। ऐसों की क्या करनी, उपेक्षा करनी, ऐसों के बारे में चर्चा ही नहीं करनी, थोड़ी सी आवश्यक जितनी चर्चा है वो। बुद्धि बढ़ाने के भी उपाय बहुत बताया, बौद्धिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य। चित्त किसको कहते हैं, मन को कहते हैं। बौद्धिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं, तो बौद्धिक स्वास्थ्य कहा जाता है जब हमारी बुद्धि तनाव में ना हो, है ना। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धियां पांच प्रकार की होती है, बुद्धि, सद्बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा और ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा योगी के पास होती है, अभी हम सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि। फिर सद्बुद्धि,
जो अच्छे लोगों के साथ रहता है ना, सज्जनों के साथ, उसको सद्बुद्धि मिलती है। इसीलिए कहा था ना, इसकी संगति भी अच्छी करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो वो कहते हैं देशाटन पंडित मित्रता च वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोपितानि चातुर्य मूलानि पंच साधनानि। तो कहते हैं बुद्धि बढ़ाने के 5 साधन क्या है। जो लोग बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं ना, बड़ी बड़ी परीक्षाओं की, तो उन लोगों को बुद्धि बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ती है? देशाटन, 5 उपाय बताए शास्त्र का। पहला बताया देशाटन, यानी जगह जगह घूमने से बुद्धि बढ़ जाती है ना। अलग अलग तरह के लोगों से मिलके, अलग अलग कल्चर देख के, अलग अलग टेक्नोलॉजी देख के बुद्धि बढ़ जाती है। फिर कहते हैं देशाटन पंडित मित्रता, एक विद्वान व्यक्ति के साथ में मित्रता रखनी चाहिए। हालांकि वो करते नहीं किसी से मित्रता, लेकिन समस्या क्या है, उनके संपर्क में हमें रहना चाहिए, वो हम रहते नहीं, ये समस्या है। हमें करना क्या है, विद्वानों से संपर्क बना के रखना है, ऐसे लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि हम कभी हमारी बुद्धि भटके नहीं, ठीक है, कुंठित नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर संसार में ऐसे उल्टे उल्टे लोग भी हैं ना, जिनसे व्यवहार करके व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है, तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। अजी साहब, मेरे को तो पूरी दुनिया ही ऐसी मिली, मेरे रिश्तेदार भी ऐसे हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, अब तो मेरे थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ गई, तो मेरे जो लोग कल अच्छा देख रहे थे वो भी मेरे को नमस्ते का जवाब नहीं देते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। और थोड़ी सी सफलता मिली तो जो रिश्तेदार नहीं होते ना, वो भी कहते हैं वो तो मेरे मामा का लड़का है। अभी देखो कोई आईएएस आरएएस या कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी बन जाए, क्या बोलेगा, ये मेरे साथ बचपन में पढ़ा हुआ है। उसको पता है वो कौन सा आके मेरे से पूछेगा, पड़ोस में तो बोल ही सकता हूँ ना, ये मेरे साथ बचपन में पढ़ा। ऐसे बोलते हैं, भले वो खुद घर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ कहने देशाटन पंडित मित्रता से, बुद्धि बढ़ाने का दूसरा उपाय पंडित मित्रता, यानी बुद्धिमान से मित्रता करें, विद्वान से मित्रता करें। वारांगना राजसभा प्रवेश, क्या कहते हैं, देशाटन पंडित मित्रता च वारांगना राजसभा प्रवेश। वारांगना वैसे तो कहते हैं वैश्या, यहाँ पर वैश्या रिप्रेजेंट कर रही है सारे बुरे समाज को। जितना भी बुरा समाज है ना, उनके बीच में भी उठपैठ में उनके भीतर क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दुष्ट लोग कैसे सोचते हैं, हमारे राष्ट्र की कैसे हानि करते हैं, तभी तो आप उसका वेलफेयर कुछ अच्छा कर पाओगे ना, ठीक है। तो दुष्टता का भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, आचरण में नहीं होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि दुष्ट लोग कैसे सोचते हैं। देश है ना, वारांगना राज्यसभा प्रवेश, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना या उनसे बातचीत या उनसे जान पहचान होगी, तो अपने को पता लगता है राजकाज कार्य कैसे चलते हैं। तो बुद्धि बढ़ेगी, राज कार्य करने, स्ट्रेटजी कहते हैं ना जिसको, अपने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, स्ट्रेटजी तय करते हैं कैसे उसको बड़ी चीज को अप्लाई करना है। जैसे अभी नोटबंदी हुई, वो कैसे अप्लाई की होगी, तो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी लोग बैठे होंगे इस पर, कई महीनों कई वर्षों तक चर्चा की होगी, है ना। 14 में प्रधानमंत्री जी बने थे ना। तो आप क्या सोच रहे हो, 14 में ही उन्होंने तय कर दिया था कि नहीं, वो 12 से ही चल रही होगी उनकी स्ट्रेटेजी, है ना। भले वो केंद्र में, भले वहां पर आए 14 में, 16 में तो नोटबंदी कर दी। 2-4 साल से चर्चा की होगी ना इस बारे में, मंथन किया होगा, विश्लेषण किया होगा, क्या नुकसान होते होंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ स्नेहा जी, है ना। तो इसीलिए ये सब चीजें बुद्धि बढ़ाने का काम करती है। जब हम बड़े अधिकारियों से भी, हमारे आचरण की वजह से हमारी पहचान हो जाती है। देखो, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अपने आचरण में अच्छा होता है, वो जिससे भी एक बार मिलता है ना, जो अच्छे व्यक्ति से, वो संपर्क बना ही लेता है। ये सामने वाला प्रभावित हो जाता है या ये प्रभावित हो, कुछ ना कुछ होता ही है ऐसा। तो कोई ना कोई एक अधिकारी तो लगभग सभी के टच में होता है, क्यों जी, है कि नहीं। सबके टच में कोई ना कोई अधिकारी, तो अपने को पता लगता है कि बड़े लेवल के अधिकारी कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये भी पता लग जाता है। तो इससे क्या होती है, बुद्धि बढ़ जाती है। अब केवल बुद्धि बढ़ी हुई व्यक्ति वाला ही स्वस्थ रहे बुद्धि से, ये नहीं है, लेकिन मनुष्य को प्रतिदिन अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, और अपने मन को हर दिन पवित्र करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपनी वाणी का परिष्कार करना चाहिए, व्याकरण से अपनी वाणी का परिष्कार करना चाहिए। सुना कभी, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रबलं मुनिर्ना पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। पतंजलि ऋषि का नाम सुना कभी आपने? पतंजलि नाम के ऋषि एक अलग से नहीं हुए कोई, ये तो उपाधि है।
जिनके चरणों में हमारी अंजलियां पतित होती हैं, अपन कहते हैं ना ये जाकर के नमस्ते करते हैं पैरों, जिनके पैरों में चरणों में जाके हमारी अंजलियां पतित होती हैं, ऐसे ऋषि को, ऐसे महान को हम पतंजलि कहते हैं। ऐसे 3 पतंजलि, कौन? एक तो महर्षि चरक हुए, उनको भी पतंजलि कहते हैं। उन्होंने क्या दिया? आयुर्वेद शास्त्र दिया, शरीर को शुद्ध करने का शास्त्र दिया, ठीक है। दूसरे एक पतंजलि हुए जो व्याकरण को देने वाले थे, व्याकरण का महाभाष्य लिखने वाले थे, ठीक है। और एक पतंजलि हुए जिन्होंने योग दर्शन नाम के ग्रंथ को दिया। तो क्या कहते हैं श्लोक में? योगेन चित्तस्य, योग से चित्त का, चित्त यानी मन का, ठीक है। पदेन वाचा, पद यानी शब्दों से, वाचा यानी वाणी का, ठीक है। मलम शरीरस्य, और मलों को, शरीर के मलों को किससे? च वैद्य के ना, वैद्यक शास्त्र से यानी आयुर्वेद शास्त्र से शरीर के मलों का निष्कासन करने जिसने सिखाया, ऐसा महर्षि, ऐसा ऋषि जिसको हम पतंजलि कहते हैं, ऐसे ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। योपाकरोक्तम प्रवरम मुनिर्नाम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि, ऐसे ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। कैसे को? 3 चीजें फिर से सुन लो। हमें क्या करना चाहिए? हर दिन शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, तो वैद्यक शास्त्र यानी कि आयुर्वेद में बताया, ठीक है। और फिर कहते हैं पदेन वाचा, वाणी को भी शुद्ध करना चाहिए, अच्छे अच्छे वाक्यों को सीखना चाहिए। संस्कृत भाषा में संसार के सबसे उत्तम वाक्य, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों को रोज सीखना, पढ़ना, लिखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा यह संस्कृत की वार्ताएं सुननी चाहिए, इससे हमारी वाणी में परिष्कार होता है। आपको बता दूं, स्वस्थ रहने का एक बढ़िया सा तरीका हमारे संस्कृत को सुनना भी, संस्कृत बोलना भी होता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी तरंगे, रेडिएशंस होती हैं, कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पर शोध भी हुए हैं, उन तरंगों का पूरा पूरा प्रभाव उस पर पड़ता है जो व्यक्ति संस्कृत बोलता है, आचरण का पवित्र है, संस्कृत बोलता है, संस्कृत में सोचता है, सबको संस्कृत है, तो उसके ऊपर पूरी तरह से वो तरंगे अच्छी ब्रह्मांड की जुड़ जाती है, और वो पूरी तरह से बुद्धि भी उसकी स्वस्थ रहती है। एक उसका कारण ये शिखा भी बताया, ये कहते हैं ना, एक सामान्य शब्दों में एंटीना बोलते हैं, है ना। यहाँ पर मेडुला नाम का एक भाग होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, जिससे रीढ़ की हड्डी जुड़ करके सीधा यहाँ पॉकेट्स तक आती है, यहाँ से जुड़ती है ना पूरा ब्रेन से रीढ़ की हड्डी। तो मेडुला के पास में सामान्य रूप से एक उष्मा होनी चाहिए पुरुषों के, स्त्रियां तो वैसे ही बाल बड़े रखती है तो वो तो रख लेती हैं, लेकिन पुरुष नहीं रखते, तो इसलिए गाय के जो बच्चा होता है उसके पैर के खुर के बराबर पुरुषों को यहाँ बाल रखने चाहिए, तो वे लोग ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है, मैं तो कई वर्षों से मैंने सुना था, तो मैंने रखा, तो मुझे लगता है कि मेरी आदर्श ठीक ठाक है ना। इसीलिए अपने बच्चों के भी, लड़कों की तो कम से कम ऐसी शिखा रखनी चाहिए, रखा कर, ये ज्यादा ठीक रहता है। ऐसा विद्वान लोग भी कहते हैं, ऐसा साइंस से भी प्रमाणित हो चुका है। अब इसके प्रमाण तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ऐसा जानता हूं, अपने ऊपर मैंने प्रयोग करके देखा तो अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा, ये हमने समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। अब बताओ, ये सब चीज जिसकी स्वस्थ है वही स्वस्थ व्यक्ति है, बाकी नहीं, ठीक है। अब अपन किसकी गिनती में आते हैं? अपन रोगी की गिनती में आते हैं क्या? ऐसा सोच करके आपको हतोत्साहित, निराश ऐसा नहीं होना। सभी पृथ्वी पर लगभग सारे लोग ऐसे, ठीक है। किसी को छोटी सी कोई समस्या है, किसी को छोटी सी, कोई 1-2% लोग होंगे जो पूर्णतः स्वस्थ होंगे, पूर्णतः। और कितने दिन रहेंगे? कल लापरवाही करेंगे, परसों फिर बीमार हो जाएंगे। लेकिन अक्लमंद यहाँ कौन है, अच्छा कौन है? जो अपनी लोगों को, अपने दोषों को, वाणी के दोषों को, आचरण के दोषों को, शरीर के दोषों को, सबको जानता भी है और रोज ठीक करने का प्रयास भी करता है, अपनी दुर्बलताओं को रोज दूर करता है। शरीर में शक्ति कम है तो खूब सारे सूर्य नमस्कार लगाए, कई बार भुजंगासन करे, तो ऊपर का भाग जो है ना वज्र की तरह मजबूत, नीचे का दंड बैठके लगाए, हाँ, या फिर कुछ आसन जो नीचे के लोअर पार्ट से संबंधित है उनको करें। कैसे? जैसे पाद हस्तासन, ठीक है। पाद हस्तासन को कैसे करें? पहले पहले नहीं होता, तो क्या करना, टांगों के ऐसे नीचे के भाग को या टखनों के थोड़े से ऊपर के भाग को यूं पकड़ लें, श्वास को बाहर ऐसे करो,
ठीक, ये ध्यान रखना, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। जिसके कमर में दर्द है वो आगे झुकेगा तो उसकी तो बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी इसकी। और क्या करना, अब कमर को मजबूत बनाना है, तो यहाँ पर हाथों को लगा करके खड़ी अवस्था में और धीरे धीरे ये श्वास पूरा अंदर भर के ये पैरों को पास में रखना, नहीं रखे जा रहे थोड़ा सा गैप में, कितनी कितनी देर, आधे से लेकर 2 मिनट तक टिका कर, भले आधा आधा मिनट करके 4 बार टिको। ऐसे ही ये आगे वाला भी ऐसे ही करना। तो इससे क्या होगा, टांगों में ताकत आएगी। जिनके वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, जिनके टांगों की सूजन है, जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है, पांव लड़खड़ा जाते हैं, और भी कई सारी समस्याएं आती हैं, ये सारी की सारी चीजें इन 2 ही क्रियाओं से अच्छी होने लगेगी। एक कमर वाली, कमर ठीक हो जाएगी, और ये टांगों वाली से टांगे। ये बात पक्की है, आप करके देखना नियमित रूप से। देखो, अच्छा रहने के लिए बहुत सारी क्रियाएं आवश्यक नहीं है, थोड़ी सी क्रियाएं नियमितता के साथ और मात्रा सही और सही विधि के साथ। उसके साथ भी कोई 50-100 बार नहीं करना। जो 50-100 बार करनी है वो कल बताई थी ना, ध्यान है? कल जो 50-100 बार करनी चाहिए कल बताई थी, है ना? और जो थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए वो ये है ना। अब चलते हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा जानिए। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा ब्रीफ नोट ले लेते हैं कि हमने किन किन कारणों से अपने आप को बीमार कर लिया। कहीं वो कारण आपके साथ तो नहीं, अगर वो है तो उनको दूर करें। आचार्य जी, पादहस्त आसन हम जो सर्वाइकल वाले हैं वो भी कर सकते हैं? सर्वाइकल वाले करेंगे तो उनकी गर्दन में दर्द हो जाएगा, है ना? गर्दन में दर्द होगा तो सर्वाइकल बढ़ जाएगा, क्या करोगे फिर? तो इसीलिए जब तक सर्वाइकल ठीक नहीं होता तब तक आपको सर्वाइकल ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। पादहस्तासन अभी नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए आपको। अगर वेरिकोज वेंस है तो जानु शिरासन करना चाहिए, है ना? जानु शिरासन यानी एक पैर ऐसे मोड़ के ऐसे लगा दिया और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करो। और पश्चिम उत्तानासन करना चाहिए। पश्चिम उत्तानासन दोनों पैरों पर करना, ठीक है? ये है वेरिकोज वेंस की समस्याओं के लिए, ये 2 आसन जरूर करना, ठीक है? अगर कमर में दर्द नहीं है तो ये आगे झुकने वाले करना, नहीं तो फिर उसके अलावा भी दूसरे दूसरे आसन है, ठीक है? तो सर्वाइकल? सर्वाइकल वाले ये दोनों आसन कर सकते हैं, पादहस्तासन, जानु शिरासन। ये जो पश्चिमोत्तानासन जो है ना वो, ठीक है? अब सुनो, कुछ ब्रीफ नोट के रूप में समझो कि हम क्यों बीमार हो जाते हैं, रोगों के कारण। स्वास्थ्य की परिभाषा भी आपको बताई। फिर देखो, कहीं हम पानी तो कम नहीं पी रहे, कहीं हम पानी की प्रकृति, कहीं ठंडा तो नहीं पी रहे, बहुत ठंडा तो नहीं पी रहे, बहुत गर्म तो नहीं पी रहे। पानी अगर सारे दिन में यदि पी रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा हो गए, ज्यादा कचरा जमा हो गया है, अब इस कचरे को कैसे निकालूं, तो शंख प्रक्षालन की एक क्रिया होती है, वो करो। जिनको नहीं आती उनको सिखाएंगे। शंख प्रक्षालन में पानी, नींबू, नमक, सेंधा ऐसे डाल करके एक बढ़िया सा पानी तैयार किया जाता है, 3-4-5 लीटर का। और उस पानी को तैयार करके जल्दी जल्दी पीते हैं। 5 प्रकार के आसन है, उनको करते हैं। और इस 5 प्रकार के आसनों को करते करते ही शौचालय की हाजत लग जाती है, तुरंत जाके फ्रेश हो जाए, फ्रेश होकर के वापस आए, फिर पानी पिए, फिर 5 आसन करें, फिर जब तक टॉयलेट नहीं जाना हो तब तक करते रहे, फिर टॉयलेट जाना लगेगा तुरंत फिर वहां से होकर के फिर आ जाओ। ऐसे 5-7 बार करेंगे तो कई कई वर्षों का जमा हुआ मल एक बार में बाहर निकल जाएगा। ये एक बार में आपकी शुद्धि अच्छी हो जाएगी। ये होती है शंख प्रक्षालन की क्रिया। फिर इसके बाद क्या खाना होता है, इस क्रिया से ठीक 1 दिन पहले क्या करना होता है, इससे ठीक 7 दिन पहले क्या करना होता है, वो विशेष विधि है, वो कभी विस्तार से बताएंगे। जो लोग इन बातों को सीखते हैं हमारी कक्षाओं में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो सीख चुके हैं उन लोगों को तो करवा ही रहे हैं, उन लोगों ने तो लाभ उठाया ही है। लेकिन जो लोग नहीं सीखे हैं अभी तक, जो नए जुड़े हैं, उनको सिखाएंगे, ठीक है? अब चलते हैं, पानी की कमी किस कारण से हो रहा है। पानी, कहीं हम पानी की प्रकृति तो खराब नहीं पी रहे हैं, कहीं हम गर्म पानी ज्यादा तो नहीं पी रहे हैं, हर समय गर्म पानी तो नहीं पी रहे हैं, हर समय गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, सुन लो। ठंडा तो नहीं पीना चाहिए तो सही बात है, लेकिन सामान्य जल भी पीने की आदत डालो। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही आरओ का, हमेशा ही फिल्टर का, हमेशा ही एक्वागार्ड का पी रहे। नहीं, कल पानी के बारे में बात बताई थी ना, बताई थी पानी शुद्ध कैसे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद वाचम मनपूतम समाचरेत। महर्षि मनु भी कहते हैं कि पानी, वस्त्र को 8 तह करके छान लेना चाहिए, तो इससे बढ़िया शुद्ध पानी कहाँ पर आए।
रिपीट करी, तुलसी आदि और गर्म करना, ये सब तो बता ही दिए थे आपको। ठीक है, तो वस्त्र पूतम जलम पिबेत, पानी की प्रकृति कैसी हो, है ना, आप थक गए हो तो पैरों को सामने खोल लो, रिलैक्स हो जाओ। और पानी कैसा हो, पानी खाने के बीच में नहीं पीना, पानी खाने के तुरंत पहले पिया तो एसिडिटी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, खाने के बीच में पिया तो गैस पीछा नहीं छोड़ेगी, इन बातों को ध्यान रखना। और दूध, दूध के बारे में उस दिन बताया था, कल भी बताया था। उसके अलावा पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाँ, डंपिंग करने वाली चीजें पीते हैं। डंपिंग करने वाली कौन सी चीजें होती है, ये कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, सेवन अप, स्प्राइट, और क्या आता है, लिम्का, मिरिंडा, फेंटा, भगवान जाने कितने सारे नाम आते हैं। वो सारे के सारे डंप करने योग्य होते हैं उनके देशों में, और अपने को वो लोग क्या करते हैं, पैसों में बेच देते हैं। वो पैसों में बेचते हैं और अपन भी खरीद करके बड़ा अच्छा समझते हैं कि ये तो इम्पोर्टेड चीज है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अगला कुछ और चीजें जान लेते हैं। वो कहते हैं पैकेज्ड फूड और पेय, हमारी भूख पता है कैसे मरती है। बहुत सारे देवता जो है ऋषि के पास पहुंचे और ऋषि के पास जाकर के बोले कि महौषधि बताओ ऋषिवर, हम तो रोगों से परेशान हो गए, सबसे बड़ी औषधि बताओ। तो वो कहते हैं सर्व रोग हरि क्षुधा, क्षुधा यानी जिसको अच्छी भूख लगती है वो व्यक्ति पूरी हमेशा स्वस्थ रहता है। अब समस्या यहाँ ये है कि बिना भूख के भी बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं। पता है भूख कैसे खत्म हो जाती है, ये जो पिज्जा खाते हैं ना लोग, ये जो बर्गर खाते हैं ना लोग, ये जो अलग अलग जो पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड, और उसके अलावा हॉट डॉग और तमाम तरह के और भी जितने भी नूडल्स आदि भी खाते हैं जिसको चाउमीन आदि कहते हैं, या एक एक और होता है शादियों में, क्या रहता है वो, पाइप जैसा बना रहता है वो, चलिए, हाँ, क्या होता है, पास्ता। पास्ता, पास्ता कैसे फटाफट याद, मेरी पिछली पढ़ाई भी में से पूछ लो ना, आपको पता नहीं याद हो नहीं हो। हाँ, एक पास्ता, इन सब चीजों में मियोनीज और अलग अलग प्रकार के केमिकल्स डलते हैं, ये सब हमारे मेटाबॉलिक रेट को बड़ा खतरनाक डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, हमारी तेज भूख लगने की जो प्रकृति प्रवृत्ति है ना वो समाप्त हो जाती है। जिसको तेज भूख नहीं लगेगी वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है, ध्यान रखना। और तेज नहीं लगेगी तो पूरा ज्यादा नहीं खा पाएगा, ज्यादा से मतलब जितना आवश्यकता है। एक समस्या बड़ी और होने लग गई, जब भूख लगती है तो इतनी तेज लगती है, अपने को क्या लगता है कि अभी तुरंत जल्दी 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 खाता रहता है। ये बड़ा खराब काम करते हैं, जल्दी जल्दी खाता है, या कल ही व्रत रखा है और आज ही खा रहे हैं तो जल्दी खा रहे हैं, आज सारा दिन व्रत रखा रात को खा रहे हैं तो जल्दबाजी में खा रहे हैं। इससे भी हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है, अपने को अनुमान भी नहीं लगता। क्योंकि व्रत रखने की एक विधि होती है, क्या होती है वृत्ति विधि, जब आपको रविवार को व्रत रखना है, मान लीजिए आज आपको व्रत रखना था संडे को, है ना, व्रत का मतलब यहाँ उपवास से है, व्रत किसी देवी देवता से नहीं है। उपवास रखना है जो कि हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, अच्छा करता है, आराम भी देता है, जो 6 दिनों से पचा पचा के खराब हो गया है, ताकत लग गई है, अब आराम देना है। हाँ हाँ, अभी सो जाना। तो जिनको आराम देना है अपने पाचन तंत्र को, वही लोग आराम देवें जो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बाकी तो आराम से खाओ, कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं उपवास की। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो महीने में 1 से 2 दिन उपवास आपको रखना चाहिए। कितने दिन, 1 से 2 दिन। यदि आपको जल्दी स्वस्थ होना है तो महीने में कितने दिन उपवास रखना चाहिए, 4 दिन। और अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं होता तो चारों ही दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक, रात तक नींबू का पानी बना करके पीना चाहिए। एक गिलास में आधा नींबू, बस केवल एक गिलास बड़ा, उसमें आधा नींबू निचोड़े, गुनगुना करके उसको पिए, जब भी प्यास लगे उसी को पिए, थर्मस में भर के रख लो, उसी में से पियो। ये आपको करना है पूरे व्रत के दौरान, पानी की कमी नहीं रखनी है, पानी से डिटॉक्स होती रहेगी बॉडी। फिर कैसे रखना है ये भी सुन लो, जैसे रविवार को आप उपवास रखोगे, ये आपको सभी रोगों से निवृत्त होने का एक बढ़िया उपाय बता रहा हूँ, चाहे कहीं पर दर्द हो, चाहे कहीं सूजन हो, अथवा कहीं पर जलन हो। ये तीनों ही प्रकार की बीमारियों में आइटिस लग जाता है, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। करना है तो फिर क्या करना चाहिए,
क्योंकि अभी आपसे मैं कोई चीज पूछूंगा ना कि आपको क्या समस्या है, आप वही समस्या बताओगे जिससे सबसे ज्यादा दुखी हो। जिस दिन वो मैं ठीक कर दूंगा या आप अपने आप ठीक कर लेंगे आपको बताई हुई विधि से, फिर दूसरी समस्या अब आपको लगेगा अब इसको ठीक करूं, तीसरी अब इसको ठीक करूं, चौथी अब इसको ठीक करूं। फिर मैं बोलूंगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताई, आप कहोगे क्या कहोगे, जिससे मैं ज्यादा परेशान थी ना या ज्यादा परेशान था ना मैंने तो वही बताई थी। तो प्राय एक व्यक्ति के शरीर में 4-5 समस्या रहती ही रहती है। वो सबसे ज्यादा उसी पर काम करता है जिससे वो ज्यादा दुखी होता है। ठीक है, बाकियों को तो वो समस्या ही नहीं समझता, समझो वो भूल ही जाता है। डॉक्टर भी पूछता है ना क्या दिक्कत है, तो वो वही चीज बताएगा जिससे सबसे ज्यादा अभी प्रेजेंट में दुखी चल रहा है। 10 मिनट आगे चला ले मैं कक्षा को, क्योंकि 8-10 मिनट ज्यादा चलाई लेट शुरू करी थी, बोलो। हाँ, 7:40 तक चला ले मैं। हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी, ठीक है। तो देखो, एक मुख्य काम हमारा एक दूध का और मिलावट वाले पदार्थों का बड़ा खराब होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक फूड आपके आसपास में मिल जाता है तो उसको खरीदो, उसको खाओ। आप सब लोग तो ऐसे नहीं हो कि अपना खेत उगा कर, खेत में अपनी सब्जियां उगा करके आप खाओ और अपना माली रखो, ये सब लोग तो नहीं कर सकते। किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कोई है, किसी के पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है, क्या करोगे। तो क्या करना, आपको ऑर्गेनिक फूड बाजार से ले लेना, मिल जाता है। आप अपने शहर में अपनी दुकानें ढूंढोगे ना कहीं ऑर्गेनिक फूड मिल जाएगा। और ऑथेंटिक दुकानदार से खरीदो, है ना, जिससे काफी सारे लोग खरीदते हैं, ऐसे व्यक्ति से खरीदो। तो ऑर्गेनिक फूड को ही खाओ, तो आपका आधे से ज्यादा स्वास्थ्य बिना दवाई, बिना योगासनों के, बिना प्राणायाम के ठीक हो जाए। फिर आगे भी नहीं बिगड़े उसके लिए योगासन प्राणायाम भी करते रहो, ऑर्गेनिक फूड भी खाते रहो। ऑर्गेनिक फूड महंगा नहीं आता, सुन लो, 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए का आता है, और क्या, 1.25 रुपए का आता है, और क्या। भाई 25 पैसे 50 पैसे तो अपन अपने स्वास्थ्य के लिए लगा सकते हैं, वो चीजें अपनी दवाइयों में खर्च हो, इससे अच्छा अपना खाने में खर्च हो ना। मैंने कहा था ना आपको, खाने में सबसे कम पैसा खर्च होता है। अभी कोरोना में देखा ना, जिन लोगों का 20,000 खर्चा था वो 6,000 में चला रहे थे, क्योंकि बाकी सब कपड़ों में, अलग अलग चीजों में, पेट्रोल में, प्रेस कराने में, और भी फालतू की चीजों में, बाहर की चीजों को खाने में, इनमें खरा खर्च हो रहा था। लेकिन मूल खाने में क्या हो रहा था, वो तो बहुत कम धन से ही अपना खाना चल जाता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड को खरीदना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। और बर्तन कौन से लेना चाहिए, या तो कांसे के, या पीतल के, या मिट्टी के। इनमें पूरे प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल जाते हैं, आयरन से लेकर जिंक से लेकर क्रोमियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब कुछ 24 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक। सारे मिट्टी में भी होते हैं, सारे अन्नों में भी होते हैं, सब में होते हैं। तो आपको या तो मिट्टी के बर्तनों में पकाओ, या फिर आप कांसे के या पीतल के इन बर्तनों में पका करके अपने को इसका लाभ उठाना चाहिए भोजन का, ताकि आपके भोजन में जितने भी गुण है वो तो मिले। पहले तो खेत को जहरीला कर दिया, अब उसके बाद आपने अपने बर्तनों में ला करके उसके पोषक तत्वों को और खत्म कर दिया। फिर आप बोलोगे जी मेरा तो हेमोग्लोबिन कम हो गया, कि साहब मेरे चेहरे की कांति चली गई, साहब मेरे तो जमाने में बाल सफेद हो रहे हैं, मैं तो अभी 20 साल का ही हूँ, मेरे तो आधा सिर सफेद हो गया जी, मेरी तो याददाश्त कम हो गई, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गई, मेरा तो पेट, मैं तो इतना परहेज रखता हूँ, रखती हूँ, मेरा तो पेट ही ठीक नहीं हो रहा जी, मेरे तो पिंपल्स ही ठीक नहीं हो रहे हैं, मेरे तो दूध ही नहीं पच रहा, मैं घी क्या खाऊं, मेरे तो घी नहीं पच रहा, 1 चम्मच ही घी नहीं पच रहा, मैं तो हवन के पास बैठती हूँ तो मेरे को तो सांस अटकने लग जाती है, हाँ, मेरे तो आंखें जलने लग जाती है। ये क्या है, ये सारा निस्तेज हो गया शरीर। हाँ, थोड़ी देर 2 घंटे एक आसन में बैठो तो हमारे को उठना, मोड़ना, उखाड़ना पड़ता है, उठाना पड़ता है। ध्यान में बैठो तो थोड़ी देर में यूं बैटरी डिस्चार्ज नीचे हो जाते हैं। बार बार मन में लगता है ये कम आंखें खुलाएंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, बंद करो, आंखें बंद करो, फिर ऐसे देखते रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है ये सब हमारा वो चीजें हैं जो हमारे शरीर के तेज को कम कर दिया है, और इन्हीं चीजों ने कम किया है, जो कि हम खाना ही ढंग से नहीं खा रहे हैं। तो बुद्धि क्या बोला जाता है, हाँ, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसी जैसा पिएगा पानी वैसी होगी वाणी। तो पैकेज फूड नहीं खाना जब तक आपका पेट सही ना हो जाए। खाओ तो महीने 2 महीने में कभी एक बार खाओ, और बहुत उत्तम गुणवत्ता का खरीदो। वैसे तो देखो पैकेज जो भी है उसमें क्या हो गया, एसिडिक एसिड और सोडियम बेंजोएट मिला ही देते, प्रिजर्वेटिव मिला ही देते, होटलों में व्हाइट पेपर या फिर अजीनोमोटो मिला ही देते। वो अजीनोमोटो 1-2 बार अगर आपके साल में पेट में चला गया ना, तो पूरे साल भर आपके पेट को सही नहीं होने, चाहे आप कितने बड़े बड़े उपचारों को ले लो। तो इसलिए कोशिश करो होटलों में कम खाओ, ना खाओ, और फिर भी खा रहे हैं तो
बहुत रेयर, कभी कभी, है ना, 2-4-5 महीने में एक बार कभी चले गए तो ठीक है। उत्तम जो अच्छा बनाता है, हाई फाई नहीं हो, मीडियम हो, बहुत घटिया भी नहीं हो, मीडियम हो, साफ सफाई का ध्यान रखता हो, और बहुत हाई फाई 5 स्टार वाले भी नहीं हो, क्योंकि वो लोग भी अजीनोमोटो और व्हाइट पेपर आदि डालते हैं, वो हमारे पेट में चला जाता है और वो सारा टेस्टिंग बर्ड्स को क्या कर देता है, डेड कर देता है। टेस्टिंग बर्ड्स डेड हो जाएंगे तो आपको जो भी चीज खिलाएंगे ना वो आपको अच्छी लगेगी, जादू हो जाएगा। मुझे खाना है तो उसी के नूडल्स खाना, खानी है तो उसी की पिज्जा खानी, खानी है तो उसी की दाल खानी, उसी की थाली खाएंगे। हाँ, आगे देखो, डंपिंग फूड को नहीं खाना। डंपिंग फूड यानी कोका कोला, पेप्सी आदि और भी जितने फ्रूटी, फेंटा और भी जो चीजें आती हैं, इनको नहीं खाना, नहीं पीना, ना ही घर में रखना, ताकि कोई नहीं खा सके। बासी फूड नहीं खाना, भोजन बनाया 1 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लिया, अधिकतम 2 घंटे में कंज्यूम कर लिया। बार बार गर्म नहीं करना, सब्जियां बना रहे हैं तो गर्म पानी में एक बार बॉईल कर लेना, अच्छे ढंग से उनको धो लेना। ठीक है, उसके अलावा रात का रखा हुआ नहीं खाना। काफी सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कभी ठीक नहीं होते हैं और कहते हैं कि हम सही नहीं है, फिर उनके भोजन के मैं पूछता हूँ, पता लग जाता है क्यों बीमार है। रात का रखा हुआ खा रहे हैं, रात को बना दीजिए, हम तो सर्विस वाले हैं, 7 बजे चले जाते हैं और रात को बना दी और सुबह उसी को ले जा रहे हैं और उसी को खा के जा रहे हैं। बोले इतना फुर्सत है क्या? फिर वो फुर्सत लगाओ, आप हॉस्पिटलों में लगाओ, ऑपरेशन पे लगाओ, डॉक्टरों को लगाओ, वो सारी फुर्सत खत्म हो जाएगी। तो उस फुर्सत को अपने भोजन बनाने में लगाओ, 2 समय ताजा भोजन बनाओ, ताजा भोजन खाओ। ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ मत खाओ। अगला, राजसिक और तामसिक आहार के बारे में चलो कल परसों बताएंगे। और देर से मत खाओ, जब भी भूख लग रही है उसको तुरंत निवृत्त करो, भोजन से निवृत्त करो, अन्न से निवृत्त करो या फिर सलाद से निवृत्त करो। और मसालों को बहुत कम से कम प्रयोग करो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नमक को बहुत कम प्रयोग करो, अगर ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हुई है तो नमक को बिल्कुल छोड़ दो। आपको सत्य बताता हूँ, आप अगर नमक छोड़ दोगे तो 2 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, आपको कोई सी भी बीमारी हो, कैंसर को छोड़ करके, है ना, पूरी तरह से ठीक, पूरी तरह से 2 महीने पूरी तरह से नमक छोड़ दो। और फिर मैं जैसा डाइट चार्ट बताता हूँ उसको फॉलो करो बस, और जो प्राणायाम जो आसन बताता हूँ वैसा फॉलो करो। आपको जॉब करनी करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं जैसा डाइट चार्ट बताऊंगा उसको फॉलो करो ईमानदारी से, और नमक पूरी तरह से छोड़ दो, एक एक दाना भी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो देखना आपके शरीर में कितना उत्तम गुणवत्ता से सुधार आता है। एवरेज बता रहा हूँ, 2 महीने में पूरी ठीक। और जिसका रिस्पॉन्ड वैल्यू थोड़ा कम है, 2-4 महीने लग जाएंगे, 4-1 महीने लग जाएंगे। और जिनका रिस्पॉन्ड वैल्यू बहुत अच्छा है, हफ्ते 10 दिन से लेकर महीने भर में काफी सारी चीजें तो ठीक हो जाती है, क्योंकि नमक हमारे रोगों को ठीक नहीं होने देता, अन्न हमारे रोगों को ठीक नहीं होने देता। रोज उसको, रोगाणु जो होते हैं ना, रोग के अणु, उनको रोज ताकत देता है, वो रोज बलवान हो जाते हैं, फिर अपने वेग में आते हैं, फिर रोग का वेग उतना ही बना रहता है। तो इसीलिए उनको अन्न मत खिलाओ, उनको फाइबर खिलाओ, फाइबर से वो मर जाते हैं, पानी में तैर तैर करके मर जाते हैं। दूसरा, हमारा पाचन तंत्र भी सही रहता है, हमारे को पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होती है। तीसरा, उनको पका हुआ नहीं मिलता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो पके वो में सर्वाइव करते हैं। तो आपको कच्चा खाना है अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो सलाद, फल, रसाहार, फलाहार, है ना, इन सब चीजों पर रहना। और आगे, उपवास कैसे रखना अभी बता रहा हूँ, वो बताया था। रविवार को यदि उपवास रखना है तो क्या करना, शुक्रवार से तैयारी करना। शुक्रवार को पहले हल्का खाना, है ना, और फिर शनिवार को थोड़ा और हल्का खाना, रविवार को पूरी तरह से भोजन का त्याग। और सोमवार को, अगर जैसे उपवास आपका सोमवार को खत्म, रविवार को रात को खत्म हो गया, तो सोमवार को क्या करना, तुरंत नहीं खाना शुरू कर देना। अपने को क्या करना है, सोमवार को थोड़ा लाइट फूड पर आए, हल्के फूड पर आए, फिर धीरे धीरे करके मंगलवार में मीडियम फूड पर आकर तब जाके बुधवार से आपको नॉर्मल फूड लेना है। ये 5 दिन होता है, 4 दिन तैयारी, 2 दिन तैयारी होती है, 2 दिन स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते हैं, और बीच वाला दिन मिड वाला उपवास होता है। तो ऐसे करके हमारे शरीर में से डिटॉक्सिफाई करते हैं हम अपने रोगों। तो कुछ आसनों को, थोड़ी बहुत क्रियाओं को मैंने बताया है। परसों केवल आसनों का ही सत्र रखेंगे, थ्योरी नहीं रखेंगे, केवल आसन। अपनी सारी समस्याओं को आप नोट करके अलग से रखना। और अब अगले 10 मिनट हैं, किन्हीं को रुकना, किसी को जाना है तो कोई समस्या नहीं, बाकी 10 मिनट और रुको, मैं तो पूरा बताऊंगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप करो, 10 मिनट और है। आचार्य जी, बोलिए। सिर में ना आगे आगे थोड़ा सा गंजापन आ रहा है। जहां पर गंजापन आ रहा है ना, एलोवेरा का जेल रगड़ो, है ना,
थोड़ा नींबू की रस मिलाओ और एलोवेरा के जेल को यूं रगड़ो, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ रगड़ो, और दिन में 3-4 बार ऐसा करो। और आचार्य जी धोना तो नहीं है इसके बाद? नहीं, धोना नहीं, इसको लगा के हाँ, रख। बस जैसे आज लगाया कल फिर लगा सकते हैं, रोज लगा सकते हैं? रोज दिन में 3-4 बार लगाओ, रगड़ो, मसाज करो, जेंटल मसाज करो 5 मिनट तक। हाँ, अच्छा, एक हाँ ये जी। तरीका है। दूसरा तरीका है, लहसुन होती है, उसको मिक्सी में थोड़ा सा मैश कर लो, उसी के पेस्ट को लगाओ, 5 से 10 मिनट तक इसको रखो, थोड़ी सी जलन होगी लेकिन बाल उग जाएंगे। हाँ, और फिर धोना तो नहीं है उसके बाद लहसुन लगाने के बाद? धो लेना 10 मिनट बाद। और अगर ना धोना चाहें तो भी चलेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं धोना चाहोगे, धोना पड़ेगा, विधि तो पूरी फॉलो करना पड़ेगी। और एलोवेरा और नींबू का रस लगाने के बाद नहीं धोना या धोना है उसमें भी? धोने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लहसुन के बाद धोना है। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है आचार्य जी, आपने अभी बर्तन की बात करी थी, स्टील और लोहे के बर्तन में बना सकते हैं खाना? स्टील और लोहे के बर्तन में बनाने से बचना चाहिए। लोहे वाले में फिर भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्टील वाले में बचना चाहिए, क्योंकि स्टील असल तो आ ही नहीं रहा अपने यहाँ भारत में। बहुत कम ही दुकानदार हैं या बहुत कम ही फैक्ट्रियां हैं जो असली स्टील देती है। स्टील में कोई गुण नहीं होते ज्यादा पकाने की, उसमें परोसने की दृष्टि से तो स्टील ठीक है, ठीक है, बाकी पकाने की दृष्टि से कांसा, पीतल और मिट्टी ये श्रेष्ठ होती है। इनमें पोषक तत्वों की, कांसा मतलब? कांसे के पात्र होते हैं जी, है ना, पहले मिलते थे पहले जमाने के, अभी भी मिल जाते अच्छा, हैं, आप खरीदना चाहोगे तो अभी भी मिल जाएंगे, सारे बाजार में उपलब्ध तो उसमें कुछ कलई वगैरह करानी पड़ती है कांसे के बर्तन में? है। एक बार करानी पड़ती है ना। अच्छा जी। अच्छा आचार्य जी डाइट चार्ट भी ज़रूर बता दीजिएगा। बता देंगे, है ना, चलिए। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी धन्यवाद आप आचार्य। कह रहे थे खट्टे पदार्थों से दूर रहे, तो फल जो खट्टे होते हैं जैसे जैसे मौसमी होती कीनू। जैसे मौसमी होती है, हाँ, हाँ और, जी। और नारंगी होती है, हाँ हाँ, जी। उन और पदार्थों का अच्छा, कीवी। एक बात और कीवी। सुन, और सुन लो। एक हींग का बना हुआ चूर्ण मिलता है बाजार में, उसको अपन हिंगवाष्टक चूर्ण कहते हैं। वो अपने घर पे जरूर रखना जिनको पेट की समस्या है। दूसरा एक बिजौरा बिजौरा नींबू होता है, उसका बिजौरा नींबू का भी एक चूर्ण मिल जाता है बाजार में, वो दोनों खरीद कर ले आना। वो सभी लोगों को भोजन के बाद, जिनको भी इस पेट की किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उसको, इतना स्वादिष्ट होता है कि उसको पानी के साथ लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको वैसे भी चाटो, थोड़े दिन ऐसा करो। और एक छोटी हरड़ होती है, उस छोटी हरड़ को भी मुंह में चूसने से पाचन तंत्र धीरे धीरे अच्छा इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहे थे आप, खट्टे फल, तो खट्टे फल लिए जा सकते हैं, एक फल लिया जा सकता है, हर एक दिन में एक फल छोटी छोटी सी साइज का ले सकते हैं, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन जो समूचे खट्टे ही, जैसे मान लो दही है, उदाहरण के लिए आपको सूजन है, हाँ, आपकी सूजन बढ़ जाएगी, अभी दही खा लेना, सुबह पैर ही उठाने लायक नहीं रहेगा, उदाहरण, है ना। अभी घुटने में दर्द है, अगर आपने अभी दही या नींबू खा लिया तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अपने को खट्टी चीजों से परहेज करना है। अगर आपको उससे बचना है, तो अगर आपको वात के रोगों से बचना है तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दुखी होंगे। अगर जूस पीना हो आचार्य जी, जैसे कीनू और संतरे का या गाजर का मिक्स करके पी लें, तब तो खट्टा नहीं रह जाएगा ना, जूस तो पी सकते हैं। सुनो सुनो, मेरे बताऊँ आपको, प्राकृतिक चिकित्सा जूस पीने का भी विधान करती है। वो क्या करती है, वो कहती है कि 50 ग्राम जूस हो, 50 ml अगर जूस हो तो 50 ml पानी, ठीक है। फिर कोई सी भी पी लो, आपकी मर्जी है, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। अब इसमें तीनों का किसमें मिला रहे हो आप? गाजर और कीनू का मिक्स कर सकते हैं, गाजर क्योंकि मीठा होता है, और हाँ, कीनू बीच में डाल लें जैसे तो। नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों को अलग अलग पीना चाहिए। अलग अलग। आपको पीना है 1 घंटे का गैप से पीना चाहिए। अच्छा, और जैसे आचार्य जी आप क्या एक में मनीषा बोलिए ना। बड़ी यूरियन आता है, तो मतलब कैसे ठीक करना है? एक सेकंड रुक जाओ, मनीषा जी आप पूरी कर दो पहले बात। हाँ जी, आचार्य जी मैं कह रही थी जैसे अगर हम कीनू का और सेब का मिक्स करके पी सकते हैं, वो तो मीठा हो जाएगा, तीनों वो तो का फल ही है ना। मिक्स करके पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं।
ठीक है, वो भारी तो नहीं करेगा ना, जैसे वात तो नहीं बढ़ाएगा? मैंने आपको बताया जूस नुकसान नहीं करेगा अगर प्राकृतिक चिकित्सा की विधि से पियोगे तो। 50 ml जूस, 50 ml पानी बैठ कर पियो, 10 मिनट लगा के पियो। अच्छा, और खाली पेट भी पी सकते हैं? खाली पेट भी पी सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद भी पी सकते हैं, खाना का 1 घंटे पहले भी पी सकते हैं। ठीक है, ठीक, जो भी जूस धन्यवाद। पियोगे शाम को 5 बजे से पहले पहले पीना, ये ध्यान रखना। सुबह 5 से शाम को 5, बस ये है जूस का टाइम। आचार्य जी जूस में पानी मिलाना है? हाँ जी, आधा ये नहीं तो पेट की समस्या जिनको है ना, उनको फिर समस्या पैदा करेगा, उनको फिर क्या करेगा, उनको गैस और एसिडिटी और अम्ल पित्त बढ़ाएगा, और फिर उनको जूस अच्छा होने के बाद भी नुकसान करेगा, फिर क्या करेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जितना और जब जूस उतना पानी। हाँ जी हाँ, और जब अगर उपवास ज्यादा रखेंगे, ज्यादा पतला लगता है तो 60-40 का रेशियो लगा लो, 40 पानी। हाँ? हाँ जी, जब हाँ जी। उपवास रखेंगे आचार्य जी, तब जूस पी सकते हैं सारा दिन? जैसे संडे के संडे अगर हम उपवास रखे तो सकते हैं, उसको रसाहार कहते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। सारा दिन जूस पी लें? ठीक है, धन्यवाद। जी लतेश जी, आपका प्रश्न हो गया। मनीषा जी हो गया। अब राजेश जी आप आ जाओ। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। ना कफ बाहर नहीं आता क्या कह रहे हैं? कभी भी, ना होता ना मुझे खांसी होती है, पर मुझे मल जो है वो बड़ा चिकना आता है। क्या आता है? मल जो है वो बड़ा चिकनाई से और कब्ज की तरह से। देखो यदि कोई छू तो मुझे, मैं पेट साफ नहीं हो सकता। देखो उसके लिए एक बिल्व चूर्ण मिलता है, बेल के या तो पत्ते, आपको बेल का पत्ता ले लेना चाहिए, उसको घोट घोट करके उसका मिक्सी में या तो उसका जूस बना करके उसको रोज पीना चाहिए 4 बार, 4 दिन तक, 8 दिनों तक, 10 दिनों तक, जब तक समस्या सॉल्व ना हो जाए तब तक करिए। दूध बंद रखिए, 1 सेब या 1 अनार प्रतिदिन खाली पेट खाइए, ये पूरा उपचार है। और उसके अलावा तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखेंगे तो ये आपकी समस्या कोलाइटिस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खाली पेट क्या खाऊं? सेब या अनार। अच्छा, ठीक है, स्नेहा जी आपका कोई प्रश्न है क्या? सर नहीं। नहीं है। चित्रा जी आपका? चलिए फिर शांति पाठ करें। अनीशा जी। आचार्य जी एक बात पूछनी है। वो ये कहते हैं जो ततैया का छत्ता होता है उसको सरसों के तेल में पकाकर वो लगा सकते हैं क्या सिर में? नारियल के तेल में, ततैया का छत्ते को नारियल के तेल में खूब पकाना पड़ता है। मैं आपको सरल तरीके बता रहा हूँ, उनको अपनाओ ना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये मैंने तो बिल्कुल सरल तरीका एलोवेरा बता दिया। अब तो आजकल सभी घरों में एलोवेरा का पौधा होता ही है, नींबू होता ही है, लहसुन होता ही हाँ है ना। जी, हाँ इनको जी। अपनाओ, महीने भर में अगर नहीं मिले बैठे ना इनसे, तो आप बताइए कि छत्ते को नारियल के तेल में पका के फिर लगा लेना। और तिल के तेल में भी पका सकते हैं? तिल में भी पका सकते हैं। सरसों का तेल किसी में भी? नहीं नहीं, तिल के या नारियल के। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जी आचार्य जी, बताइए। खाली पेट केला भी खा सकते हैं? जी अभी करते हैं शांति पाठ। एक हाँ मिनट बस आचार्य जी, एक क्वेश्चन और है कि खाली पेट केला भी खा सकते हैं? जैसे तीनों फल, सेब, अनार और केला खा ले तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा? देखो, बस खाली पेट केला और आम खाने से इस पेट में आम बनता है और पेट में दर्द हो सकता है। आधे से ज्यादा लोगों को पेट में दर्द इसीलिए होता है जो खाली पेट केला या आम खाते हैं, है ना। और आधे से ज्यादा लोगों को नहीं भी होता, है ना। तो अपने को है, ट्राई कर सकते हैं, मतलब ये कह ट्राई, रहे हैं आप? नुकसान नहीं करता, लेकिन आम बनता है। काफी सारे लोगों की प्रकृति अलग अलग होती है ना। अब फोन पर तो मुझे किसी की प्रकृति पता नहीं लग रही, मैं तो जनरल टॉक कर रहा हूँ। तो जनरल टॉक करने से स्पेसिफिक टॉक तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने विषय को इतना खोल देता हूँ कि आपके ये समझ में आप अपने शरीर को धीरे धीरे समझने लगते हो, है ना। अपने को दुनिया को नहीं समझना, अपने को अपने शरीर को समझना है। तो अपना शरीर अपने समझ में आ जाएगा तो उससे बढ़िया क्या आपको चाहिए। और कंट्रोल हो जाए, बैलेंस हो जाए और प्रॉपर परफेक्ट काम करे, और क्या चाहिए। चलिए धन्यवाद। जी, और अनीशा जी कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो शांति पाठ करेंगे। नहीं है भारती जी, अनीशा जी कोई प्रश्न नहीं है?
गुरुजी आपने वो कब्ज के लिए बताया था अंजीर और अमरूद, तो अमरूद कैसे खाना है? काली अमरूद- मिर्च, काला नमक और किसकी? अदरक का पाउडर यानी सौंठ पिसी हुई, उसको अच्छी खासी मात्रा में जी हमारी एक बहन जी, इनको यूरिनरी प्रॉब्लम है, मतलब घड़ी घड़ी यूरिन जाने के लिए। ओम ओम रुको, अमरूद के गुरुजी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। तो स्लाइसेस करके, और उसके स्लाइसेस करके तीनों चीजें डाल के, और उसको फिर चबा चबा के खा जाना, दानों को नहीं चबाना, ठीक है। इसको 1 2 3 अमरूद तक सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में खाना चाहिए। और अंजीर भिगो के खाना है या कच्चा ही? अंजीर दूध में गर्म करके खाने हैं, है ना। हाँ, रात को। और ठीक है, धन्यवाद जी। इधर जयपुर से क्या बोल रहे थे, अनिशा? मुझे आवाज आ रही है क्या? आ रही है बिल्कुल क्लियर। हमारी एक बहन जी है, इनको यूरिनरी प्रॉब्लम की समस्या के लिए बताइए। घड़ी घड़ी यूरिन जाते हैं, तो इसके लिए क्या निदान? देखो, यूरिन की प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो उसके लिए गोखरू बाजार से ले आओ, और उसको पीस करके उसका पाउडर बनाओ, और 1 चम्मच गोखरू का जो है काढ़ा बनाओ, या फिर एक अगर रेडीमेड चाहते हो तो वृक्क दोष हर क्वाथ और वृक्क दोष हर वटी, ये 2 आयुर्वेद में या पतंजलि में मिल जाते हैं, उनसे लो। और उसके अलावा बाह्य प्राणायाम कराओ। बाह्य प्राणायाम का मैं वीडियो अभी भेज दूंगा, कल भी भेजा था, कल आप लोगों ने देखा वीडियो बाह्य का, अग्निसार का। तो बाह्य प्राणायाम इनसे कराओ, सबसे बढ़िया 70% फायदा तो बाह्य प्राणायाम से होगा, फिर गोखरू से होगा, है ना। इन दोनों चीजों को कराना, इससे यूरिन की प्रॉब्लम। और तीसरा जो है वो है हमारा बनाया हुआ एक्यूप्रेशर का पूरा पैकेज, वो आपको वीडियो मेरे योग सिद्धि हेल्थ पर मिल जाएगा, यूरिन के लिए जो भी पॉइंट्स हैं वो दबाने से कैसे। जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जैसे ये छोटी उंगली है, इसको दबाया जाए, किडनी का ये पॉइंट है, इसको दबाया जाए, कई कई बार दबाया जाए, ऐसे पैर में दबाया जाए, इसको दबाया जाए, इस छोटी उंगली के यहाँ ऊपर दबाया जाए। ये देखो, ये पहला नाखून के ठीक नीचे वाला भाग यूरिन को ठीक करता है, और ये वाला यूरिन को ठीक करता है, ये वाला यूरिन को ठीक करता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है ये पहला जोड़, और इस जोड़ के ऊपर, और इसके ऊपर, और इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे। ये टिप को टॉप से दबाओ, ऐसे बार बार करो, देखो 2 दिन में ही फायदा हो जाएगा, और अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, जो किसी गोली दवाई से, इंजेक्शन से नहीं होता। ठीक है, चलिए शांति पाठ करें। धन्यवाद। शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, सबको धन्यवाद। अभी तो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह से चलाया है, तो आपको लग रहा है कि 1.5 घंटा पूरा हो गया, पता नहीं लगा। और अगर आप धीरे धीरे चलाते तो फिर अच्छा उपयोगी सत्र था। आपके काम की जानकारी मिली कि नहीं मिली, बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य जानकारी दी हमें बहुत। आचार्य जी, आपने अपना समय भी निकाला हमारे लिए। सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं सबकी तरफ से जी, कल देखो मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का सत्र है हमारा, ना। आज मोटे मोटे रूप से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, बौद्धिक तक अपन ने टच किया। तो कल हमारा ध्यान का सत्र है। तो कल आपको क्या करना है, दोपहर का भोजन अगर कर रहे हैं तो हल्का करना, भूख नहीं लगे ऐसा करना, और अगर फिर भी भूख लगती है तो आपको सलाद खा लेना। अन्न को कोशिश करो सुबह से खाना ही नहीं। क्या करना, अन्न को सुबह से नहीं खाना, और नहा लेना सुबह भी और शाम को भी। शाम का सत्र अपना 6 बजे होता है, तो आप 5:30 या 5 बजे तक नहा लें, ये भी करना है ऐसा। तो ये दोनों समय अगर नहाएंगे ना तो चित्त अधिक प्रसन्न और शांत रहेगा, तो शाम का ध्यान जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो कल का ध्यान का विशेष सत्र होगा, तो इसीलिए आप लोगों को मेंटली आज ही प्रिपेयर हो जाओ। इसीलिए आपको बताया। सुमेधा जी नमस्ते, धन्यवाद। आप हैं क्या, अगर ग्रुप में है तो अनम्यूट कर लीजिए। जी मैं हूँ देहरादून आचार्य जी, शुरू से ही हूँ मैं, पूरे सत्र में थी। अच्छा, सर कल बोलिए बोलिए। क्लास होगी क्या? कल हाँ, शाम होगी। वाली क्लास होगी? शाम वाली आपने क्लास
आपने मना किया था ना 27 तारीख को। अब मना नहीं कर रहे हैं, अब होगी, है ना। ओके सर, ओके। मैं तो 5 से 10 मिनट लेट हो जाऊंगी। हाँ देखो, 6 से 7:30 है, आप 6:30 आ जाओ तो आपकी मर्जी है। आप साथ में, आप 7:20 पे भी आओ तो भी आपकी मर्जी है। आप फिक्स 6 बजे आ जाओ तो भी आपकी नहीं मर्जी। सर, बस 10 मिनट। घंटा हमारा आपके लिए है, आप आ जाओ जब चाहो, अपनी सुविधा से आ जाओ, ठीक है। ठीक है, 10 से और 15 मिनट बस लेट हो जाऊंगी सर। कोई बात नहीं, वो आप जितने भी बजे आओगे फिर 15 मिनट निकल चुका होगा ना। क्योंकि देखो ये अल्पकाल का 6 दिनों का ही शिविर है ना, तो इन 6 दिनों में शिविर में वो बातें बताई जाती हैं जो कि सामान्य रूप से कक्षाओं में नहीं बताई जाती है ना। रूटीन की क्लासेस में ये सब चीजें रोज रोज नहीं बताई जाएंगी, कभी कभी तो बताई जाएंगी। तो इसीलिए ये शिविर अति विशेष है। पता नहीं कौन सी बात किसके काम की, और 6 दिनों में एक भी बात अपने काम की हो गई और उससे काम बन गया तो अपने लिए तो सफल हो जाएगा ना, है ना। तो ये इसीलिए ये कितने हो गए, 6 दिनों में 6 घंटे और करीब 9 घंटे का ये शिविर है ना। तो 9 घंटे का शिविर ये आप सबके लिए उपयोग के लिए, स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए है। और नोट्स करते रहना, शॉर्ट नोट बनाते रहना। 5वें दिन की परीक्षा आपका इंतजार कर रही है ना। और छठे दिन की विजेताशिप, देखो आपके अंदर कंपटीशन बहुत कम होगा क्योंकि आप कम लोग हैं, 10 12 15 लोग ही कुल हैं। तो कम लोग हैं तो कंपटीशन बहुत कम है। तो आप लोग ढंग से सुनो, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य उत्तम बनेगा और नॉलेज की नॉलेज बढ़ेगी, और क्या। ठीक है, चलिए सबको धन्यवाद, नमस्ते, कल फिर मिलेंगे। ध्यान सबको नमस्कार। क्या कह रहे हैं?